Hello everyone, let's start sexual reproduction in flowering plant. We'll do this chapter. We'll try to finish this chapter in the next 2 hours. मतलब इसमें 30 पेज है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 15 पेज 1 घंटे में ख़त्म कर लूँ. So for that I have to complete 1 page in at least मतलब I think 4 minutes. Yeah, something like 4 minutes. Okay, let's go. Are we not lucky that हाँ इसका मतलब ये है मायरल्स इसमें कुछ भी नहीं, इसमें बस ये है कि फूल हमें क्या करते हैं, जो मिराल्स होते हैं फूलों के, मिराल्स मतलब जो सेंस और कलर्स, मिराल सेंस और कलर ये तीन जो हैं ये एड हैं सेक्सुअल फ्लावर्स की. तो फ्लावर्स की 3 एड जो इसमें बताई गई है, एक है सेंट, एक है मिराल्ड और दूसरी है कलर. ठीक है. उसके बाद जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म. तो एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लोरल और फ्लोरस, इन सब चीज़ों के बारे में. फ्रूट और सीड जो है ये एंड प्रोडक्ट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. फूड 3 अडेप्टेशन की हैं इन्होंने फ्लावर पार्ट, फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस में. 2 एंड प्रोडक्ट हैं इन सब के, वो हैं फ्रूट और सीड, और बाकी ये हम पढ़ते हैं. उसने बोला कि फ्लावर जो है इट इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. बहुत अच्छा ऑर्गन है, फैसिनेटिंग ऑर्गन है, इसमें खास कुछ नहीं है. अब फ्लावर की यहाँ पे आ जाते हैं, फ्लावर के डायग्राम पे आ जाते हैं. लेट मी ट्राई टू मेक वन फ्रॉम माई सेल्फ. अच्छा, क्लास नोट्स देखते हैं थोड़ा सा. लेट मी ट्राई टू रिवाइज इट. ओके, ये है फ्लावर की डायग्राम. सो ये फ्लावर की डायग्राम है. ये है इसकी ओवरी, ये है इसका थैलेमस, ये है इसके सेपल, ये है इसके पेटल, ये है इसके फिलामेंट, ये है इसके एंथर. ठीक है. और ये है इसका स्टेमन. ये पूरा का पूरा, ये देखो, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये पूरे को हम पिस्टल कहते हैं. तो लेट मी स्टार्ट मार्किंग ऑल ऑफ दिस. ये है स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, this is ovary, this is sepal, this is petal, this is anther, this is filament. एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके बनाते हैं स्टेमन को हम कहते हैं एंड्रोशियम, ये वाला. फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये है पूरा का पूरा थैलेमस, या रिसेप्टेबल भी कहते हैं उसको, रिसेप्टेबल. ये है सेपल हो गया. ये है पेटल. ठीक है. और ये है पूरा का पूरा क्या कहते हैं अपना पिस्टल को हम गाइनोशियम भी कहते हैं. अब कैलेक्स, कोरोला, कार्पल, स्टेमन, ये 4 चीज़ें हैं. अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि पेटल को कैलेक्स कहते हैं या कोरोला कहते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं. तो सी पहले आता है, के बाद में आता है. सी के, पेटल ऊपर है, सेपल नीचे है, तो सी के से कोरोला, सी से कैलेक्स, नहीं उल्टा, सी से कोरोला, के से कैलेक्स, कोरोला. ओके, एक बार हो गया. अच्छे से मैं इसको इरेज करके दोबारा से कोशिश करती हूँ पूरे के पूरे को समझने की, क्या क्या बोला गया है. सी दिस स्टेमन, ये वाला स्टेमन, ये फिलामेंट, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, दोनों को मिलकर स्टेमन कहते हैं जो कि एंड्रोशियम होता है. फिर उसके बाद ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिलकर पिस्टल कहते हैं, या फिर कार्पल भी कह देते हैं जिसको गाइनोशियम कहते हैं. दोनों के दोनों क्या है, एसेंशियल रोल है, पार्टिसिपेशन करते हैं रिप्रोडक्शन में. ये है पेटल मतलब सी ऊपर मतलब कोरोला. ये है सेपल नीचे, के मतलब कैलेक्स. ठीक है. ये है नॉन एसेंशियल रोल और एसेसरी रोल, और बाकी ये हो गया थैलेमस जो कि रिसेप्टेबल है. फ्लावर हो गया ख़त्म. अब इसमें क्या होता है कि जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, मतलब आपके शूट, ये अगर फ्लावर है, ये इसकी शूट है, तो इसके शूट में जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, इसी का एक पार्ट है FAM, फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम. ये जो फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम है, इसमें कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं. शूट एपिकल मेरिस्टम के फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम में कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, और ये जाते हैं सीधे आपके फ्लोरल प्रीमोडियम पे, मतलब जहाँ फूल बनना होता है उस पर, और जाके बना देते हैं फूल को. ठीक है. उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 पार्ट हैं, फर्टिलाइजेशन होने से पहले, फर्टिलाइजेशन में और पोस्ट फर्टिलाइजेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 पार्ट होते हैं. एक जो फर्टिलाइजेशन से पहले चीज़ें होंगी, एक वो चीज़ें जो फर्टिलाइजेशन में होंगी, एक फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी. फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, पहले ये पोलन जो उड़कर आया, और जो हमारी यहाँ पे स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी की जो पिस्टल है, इस पिस्टल के बीच में क्या होगी, इंटरैक्शन. ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे. अब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, उससे पहले ये जो पोलन है,
इस पोलन की अपने अंदर कुछ ग्रोथ होगी, मतलब हमें इतना पता है कि मेल गैमेट जो है वो छोटा होता है, तो मेल को हम कहते हैं माइक्रो, और क्योंकि ये पोलन ग्रेन एक तरह का स्पोर है तो ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और फीमेल जो है इस पूरे को हम, फीमेल बड़ी होती है प्लांट्स में तो ये मेगा, तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी, मेगास्पोरोजेनेसिस होगी, इनके बीच में जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी तो पोलन ग्रेन बनेगा, फिर ये पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट होगी, मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। फिर ये मेल गैमेट आएगा, ये फीमेल भी अब बड़ी होगी इसलिए मेगास्पोरोजेनेसिस हो गई। अब इन दोनों की इंटरेक्शन होगी, एम्ब्रियो बनेगा, जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा होगा, या पॉलिन, मतलब ये कुछ ऐसे इवेंट्स है जो इसमें होंगे, ये लाइन वाइज में दे रखे हैं, बस दे रखे हैं कैसे कैसे होंगे। फीमेल गैमेट होगा, पॉलिनेशन होगी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, माइक्रोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये सब होंगे। फर्टिलाइजेशन में एक ही स्टेप होता है, वो होता है फ्यूजन, दोनों गैमेट आके मिलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो बनता है, फिर एंडोस्पर्म बनता है, फिर सीड बनता है और फिर फ्रूट बनता है। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो ये है कि ये जो हमने पूरी रिप्रोडक्शन करी, ये एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड प्रोडक्ट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रूट और सीड, ये दोनों क्या है, एंड प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद कंफ्यूज होके फ्लावर नहीं टिक कर, नहीं, फ्रूट और सीड है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यही दिया हुआ है पूरी डायग्राम, कार्पल कौन है, स्टेमन कौन है, फिलामेंट कौन है, सेपल कौन है, ओवरी, ये थैलेमस है, ये नीचे पेडिसल, ये एंथर, पेटल, ये सब हो गया। उसके बाद फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फ्लावर की ब्रीडिंग करना, कल्टीवेशन करना, ये सब करना। उसके बाद एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, फ्लावर्स क्या हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फ्लावर्स क्या है, ये है मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, ये लाइन लिखी होगी। फ्लावर्स आर व्हाट, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, एक ये, और ये साइट है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कौन कौन दो ऐसे पार्ट हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, स्टेमन और कार्पल। मतलब स्टेमन मतलब मेल गैमेट, वो जो एंथर और फिलामेंट वाला था, और कार्पल मतलब वो पिस्टिल, मतलब सिग्मा स्टाइल ओवरी। हाँ, स्टेमन में मैन और स्टेमन मैन और कार्पल में फीमेल, पिस्टिल हो गया ना। अब आ गए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज तो है ही, ये होता है, तो फिर डिफरेंशिएशन, फिर डेवलपमेंट होती है, जो फ्लोरल प्रीमोडियम मतलब जो कली होती है वो खिल के फूल बन जाती है, उसमें इन्फ्लोरेसेंस आ जाती है जिससे हमें फूल मिल जाता है। अब फूल के पास एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल को एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल को गाइनोशियम कहते हैं। ये अपने आप में ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, और हमें एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम और एंड्रोशियम मिल जाते हैं, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है नेक्स्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। हर साल 3 सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ इस पेज से, देखते हैं कौन कौन से, मतलब ये जो पेजेस आ रहे हैं आगे इनमें से। फ्लावर के पार्ट कौन कौन से, पहला एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, फिर कैलेक्स, फिर कोरोला। कैलेक्स मतलब सी पहले, मतलब नहीं कैलेक्स मतलब के साउंड दे रहा है, कैलेक्स, तो ये बाद में आएगा, बाद में आया था सेपल। कोरोला सी साउंड दे रहा है, तो मतलब पेटल पहले आया था। ये असेसरी है, मतलब कैलेक्स कोरोला असेसरी नहीं है, ये असेसरी है, असेंशियल नहीं है। बहुत बार बीच में डाउट हो जाता है बच्चों को, असेसरी कौन है और असेंशियल कौन है। असेसरी मतलब जो सजावट के लिए है, और असेंशियल मतलब जो ज़रूरी है। तो ज़रूरी तो मेल और फीमेल गैमेट ही है। मेल गैमेट मतलब स्टेमन, और फीमेल गैमेट मतलब पिस्टल या कार्पल। एंड्रोशियम को स्टेमन यूनिट है, गाइनोशियम का यूनिट कार्पल या पिस्टल है। ये दोनों जो है ये असेंशियल है। फिर उसके बाद स्टेमन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्टेमन क्या है, ठीक है। स्टेमन में होता है एंथर और होती है फिलामेंट। जो ये लंबी सिलेंडर ट्यूब होती है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक फिलामेंट। ये कहाँ पे जुड़ी होती है, यहाँ नीचे थैलेमस होता है उसके साथ जुड़ी होती है। और थैलेमस में कहाँ से जुड़ी होती है, अपने प्रॉक्सिमल एंड से। ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ये कहाँ पे जुड़ा है, थैलेमस पे, और इसके यहाँ से क्या निकल रहे हैं, पेटल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एंथर में क्या है, बाइलोब। एंथर ऐसा होता है ना, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, बाइलोब्ड एंथर। डायथीकस मतलब एक तो 2 लोब हैं, ये देखो 1 2, अब हर लोब में कितने थीका है, कितने डब्बे हैं, 2, तो डायथीकस बाइलोब्ड, ठीक है। उसके बाद 2 विदिन, हाँ मतलब एक लोब में वही डायथीकस, ठीक है। तो मतलब टोटल उसके पास कितने थीका हो गए, 4 थीका 2 लोब। टेट्रास्पोरेंजिगेट किसी से जुड़ा होता है ना, ऊपर वाले को प्रॉक्सिमल, नीचे वाला प्रॉक्सिमल, ऊपर वाला तो इंटीरियर होगा, इंटीरियर, नीचे वाला प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल पार्ट इसका थैलेमस से और पेटल से जुड़ा हुआ है। हाँ, और ऊपर में डिस्टल पार्ट से शायद
वो डिस्टल एंड मतलब दूर वाला एंड, होगा ना? यही नहीं डिस्टल एंड लिखा है एनसीईआरटी में। डिस्टल एंड का मतलब होता है दूर वाला, DCT डिस्टल कॉन्वोकेलेटेड ट्यूब, दूर वाली जो ट्यूब है। ठीक है। डिस्टल मतलब ये वाला एंड। ये टेट्रास्पोरेंजिएट है, मतलब जिसके अंदर ये होल्स हमने बनाए थीका, इनको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं एक को, तो इसको इसलिए क्या नाम देते हैं हम, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है। उसके बाद इसकी शेप कैसी है, टेट्रागोनल। ऑब्वियसली 4 चीज़ें हैं अंदर, जो 4 साइड होगी ना, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड ऐसे, तो टेट्रागोनल 4 साइड। ठीक है। अब इसकी नंबर और लेंथ कितना है ये हर किसी में अलग अलग होता है, कितना है कितना नहीं वो अलग अलग। बाय लोब है, 2 लोब है, एक ये लो एक ये पे वो लोब। जब हम इसकी नीट में ना बहुत बार इसका ट्रांसवर्स टिश्यू, ट्रांसमिशन टिश्यू, ये ट्रांसवर्स साइकिल के इसके बारे में ना पूछते हैं, तो वो देखते हैं हम आगे क्या पूछ रहे हैं। एक इसमें ना लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, मतलब ये इसका ठीक है तो बीच में देखना ऐसे लाइन होगी एक, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ऐसे लंबी मतलब लॉन्ग, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये दोनों सेल को ना सेपरेट कर रही होती है। ठीक है। अब ये हो गया सारा तेरा उसका। अब पिस्टल की बात करते हैं। पिस्टल अलग अलग तरह के होते हैं, मोनोकार्पिलरी भी होते हैं, मल्टी कार्पिलरी भी होते हैं। मोनोकार्पिलरी मतलब जिनमें एक ही स्टिग्मा, एक ही स्टाइल है, एक ही स्टिग्मा है, एक ही स्टिग्मा है, एक ही स्टाइल है और एक ही ओवरी है। मोनोकार्पिलरी मतलब जिनमें कितनी ओवरी हैं, सिंगल ओवरी। मल्टी कार्पिलरी मतलब जिनमें ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारी ओवरी हैं। बेसिकली ये याद रखना, जिसमें एक सीड बन रहा है वो कौन है, मोनोकार्पेल। जिसमें बहुत सारे सीड्स बन रहे हैं वो कौन से, मल्टीकार्पेल। आम में कितना सीड बनता है, एक मोनोकार्प, कोकोनट भी मोनोकार्प। एप्पल में बहुत सारे होते हैं बीच में, तो एप्पल इज मल्टीकार्पेल। वो थैलेमस है बेसिकली, फूला हुआ एप्पल जो है। ठीक है। एप्पल को छोड़ दे यार, तो ऑरेंज को ले ले, उसमें भी बहुत सारे बीज होते हैं। लेमन हैज सो मेनी बीज इन इट, मल्टीकार्पिलरी। अब मल्टीकार्पिलरी में भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। एक में सिनकार्पस, जिसमें ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हो, और दूसरा एपोकार्पस जिसमें ये जुड़े ना होते हो। सिनकार्पस की एग्जांपल आ जाती है पेपरवर, मस्टर्ड, टमाटो के बीज देखना सारे तेरे को एक ही जगह पे मिलेंगे, ऐसे और ऐसे देखना सेंटर में। ठीक है। लेकिन रोज़ के पत्ते देखना, जो वो क्या कहते हैं, रोज़ के बीज मैंने देखे ही नहीं आज तक कभी। लोटस में शैलिया, तो ये एपोकार्पस की एग्जांपल है। ये सिनकार्पस की PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग, इसमें क्या स्टूडेंट की PTM। सिनकार्पस पेपरवर, टमाटो, मस्टर्ड। एक ना मैं यहाँ पे रुक जाइए, मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, और मेरे को ये भूल भी जाएगा जल्दी, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके उधर डाल देती हूँ ताकि मैं इसको रोज़ रिवाइज कर सकूँ। SPTM। ठीक है। और ये एपोकार्पस है, इसकी भी कोई ट्रिक बना, अलार्म। ठीक है। रोज, लोटस और वो क्या है, ALRM, अलार्म। एपोकार्पस में लोटस, रोज, मिशालिया तीनों फूल है। हाँ। ठीक है। अलार्म और SPTM, स्टूडेंट PTM और अलार्म, सुबह जल्दी उठो वाला। हाँ, अलार्म है PTM। तो पिस्टल देख ले, स्टूडेंट, पेरेंट, PTM, अलार्म, जो भी जैसे भी लर्न करना है। मल्टीकार्पिलरी। ठीक है। PTM, SPTM और अलार्म, और वो मोनोकार्पिलरी में सिंगल, वो तो देख लेना कैसे, बट एक वो ट्रिक थी याद करने की, वो हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, ओवरी के स्ट्रक्चर पे। ये देख, ये ऊपर वाला जो रीजन जहाँ पे ये आता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा मतलब माँ मम्मी के पास वापस आना, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। पोलन को वापस अपनी माँ के पास आना ताकि वो अपनी माँ की कोख में वापस जा सके, तो स्टिग्मा, माँ के पास जाएगा वो वापस। ठीक है। अब उसके बाद ये कौन सा है, स्टाइल मतलब लंबी सी एक ट्यूब है जिसके अंदर ये सारे के यार यहाँ से नीचे जाते हैं। फिर ये है ओवरी, माँ का गर्भ जो होता है, यूट्रस। ठीक है। ओवरी क्या है, बेसल बल्ज्ड पार्ट, नीचे वाला फूला हुआ पार्ट, बेसल बल्ज्ड पार्ट। यहाँ पे ट्रांसमिशन टिश्यू होता है जो कि ना सॉलिड स्टाइल में होता है, मतलब ये जो अपना क्या कहते हैं स्टाइल है, इसमें एक टिश्यू होता है जो सॉलिड होता है। ये नीट का क्वेश्चन रह चुका है एक, कि ये जो ट्रांसमिशन टिश्यू है ये कैसा होता है, सॉलिड स्टाइल का होता है। उसके बाद ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है, हम इसको क्या कहते हैं, लॉक्यूल। ओवेरियन कैविटी को क्या कहते हैं, लॉक्यूल। फिर उसके बाद ओवरी के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा। ओवरी के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा।
हमारी माँ के अंदर भी प्लेसेंटा होता है जिससे वो खाना मिलता है, लेकिन ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा होता है ये खाने का भी काम करता है और इसको ना इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करता है। इसको ना यहाँ पे मतलब इसको अगर आप फ्रूट अपना ग्रो करना है, जो भी करना है, उसमें हेल्प करता है। देख प्लेसेंटा ये किसके अंदर होता है? लॉक्यूल, मतलब इस ओवरी। तो ओवरी के अंदर क्या, ओवरी के ऊपर जो स्टाइल है उसमें है ट्रांसमिशन टिश्यू। ओवरी के अंदर जो कैविटी है उसको कहते हैं लॉक्यूल। और उसके बाद ओवरी के अंदर यहाँ पे कौन कौन पड़ा हुआ है? प्लेसेंटा पड़ा हुआ है। वो जैसे स्टेमन का नंबर वहाँ पे वेरिएबल था, वैसे ओव्यूल का नंबर भी वेरिएबल होता है। ये हमें पता है कि 2-4 में कितना होता है, ठीक है। जो वीट, पैडी और मैंगो है, इन सब में एक ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल ही आगे जाके क्या बनेगा? सीड बनेगा, ठीक है। तो इनमें एक ओव्यूल हो गया वीट, पैडी या मैंगो में। और जैसे पपाया हो गया, जैसे कितने सारे बीज होते हैं उसके अंदर, पपीते के अंदर, तो उसमें ढेर सारे तो उसमें बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। ये भी मैं एक स्क्रीनशॉट लेके लगा दूँ। ये ना मैं रोज़ रोज़ याद करती रहूँगी ना तो मुझे एकदम से याद हो जाएंगे। मैं बहुत सारे चैप्टर के पीडीएफ बना रखे हैं ऐसे, इसी पीडीएफ में हर चैप्टर को डाल रखा है मैंने। जो भी मुझे लगता है मैं भूल जाऊँगी तो मैंने एनसीईआरटी की लाइन ऐसे चिपका रखी हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पर जाएगी, गन डाल। अभी मैं आजकल टाइटल वाइटल नहीं डालती, बस रिकॉर्ड करती हूँ, डालती रहती हूँ। ये मुझे खुद नहीं पता होता मैं कब क्या बोल रही हूँ, कब क्या बोल दूँ। अब ये क्लास के नोट्स एक बार देख लेते हैं, मैम कहाँ तक पहुँची है। शूट एपिकल मेरिस्टम ये हो गया। अभी इसने एंड्रोशियम समझाया था, ये उसके प्रचंड बैच के नोट्स हैं। हाँ, तो मैं एक बार सारे नोट्स से भी गो थ्रू कर लेती हूँ, क्वेश्चन मेरे आंखों के सामने से निकल जाए। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कलेक्शन ऑफ स्टेमन, फिलामेंट अटैच होता है नीचे किससे? थैलेमस से या फिर पेटल से, ठीक है। देखो प्रॉक्सिमल एंड, उसके बाद फिलामेंट इज अटैच टू एंथर बाय डिस्टल है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। ये जो फिलामेंट है ये एंथर से अटैच है डिस्टल एंड से, लेकिन ये जो फिलामेंट है ये थैलेमस से अटैच है अपने प्रॉक्सिमल एंड से। समझ गई। डिस्टल मतलब दूर वाला। डिस्टल दूर होता है कि पास होता है? दूर ही होता होगा। डिस्टल डिस्टेंस, दूर। हाँ, पीसीटी, वो सब। हाँ, वो पास और डिस्टल मतलब दूर। हाँ ठीक है, तो ये हम यहाँ से मेजरमेंट लेना शुरू कर रहे हैं। दिस इज प्रॉक्सिमल एंड, दिस इज डिस्टल एंड। डिस्टल एंड इसका एंथर के साथ जुड़ा है और प्रॉक्सिमल एंड जो है इसका पोथैलेमस के साथ जुड़ा है। ओ वाह, नाइस क्वेश्चन, ये बन सकता है। दिस इज अ गुड नीट क्वेश्चन। याद तो रहेगा बट फिर भी एक बार। डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमल एंड, एंथर, फिलामेंट, लॉन्ग सिलेंडर, स्टेमन। अगला चलते हैं, मैं इसको यहाँ चिपका दूँ एक बार पेज को। इसको ना मैं रोज़ रोज़ रिवाइज करती रहूँगी तो मेरा इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिलामेंट कैन बी अटैच विद, कहाँ से? इन दोनों के साथ अटैच हो सकती है। टेपल के साथ नहीं हो सकती क्या? हो सकती है क्या? अच्छा, सेपल के साथ नहीं हो सकती। टेपल पता है क्या है? टेपल वो छोटा छोटा निकला, हाँ, जो पेरियाम से नहीं निकलते। हाँ, वही ग्रीन ना। हाँ, छोटे छोटे से जो सेपल और पेटल के बीच में होते हैं वो टेपल होते हैं। तो फिलामेंट कैन बी अटैच विद थैलेमस, अगर सवाल आए तो सही है। पेटल आए तो भी सही है। एपीपेटल में सोलिनेसी फैमिली में जुड़ सकते हैं, मतलब पेटल के ऊपर जाके ऊपर एपीपेटलिस। टेपल के साथ भी एपीफिलस सिचुएशन में पेरियाम से जुड़ सकते हैं लिलिएसी फैमिली में, लेकिन कभी भी सेपल के साथ नहीं जुड़ सकता। सेपल मतलब वो जो नीचे की तरफ बाहर को निकलता है, क्यों? क्योंकि वो थैलेमस के बाहर वाले पार्ट से निकलता है। ये देखिए कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से। हमारे ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गए ना। हाँ, टेपल जो है वो यहाँ से निकलते हैं, है ना, पेरियांत से। नीचे वाले जो ओवरी का ऊपर वाला पार्ट होता है वही होता है ना पेरियांत। पेरियांत कुछ और होता है शायद। क्या होता है? चेक कर नीचे लेते हैं। ऊपर पेरियांत कहाँ गया फोन? याद नहीं। चल, मुझे नहीं पता पेरियांत क्या है, मैंने नहीं पढ़ा वो पार्ट अभी। एक तो पार्थेनो कार्प याद आ रहा है, वो तो फाल्स वो है। नो फर्टिलाइजेशन हाँ, वाला वो ना। अलग है पेरियांत। सर्च करती हूँ। मैं इसको भी सेव कर लूँ क्योंकि मुझे भूल रहा है। इससे मेरी 2 फैमिलीज भी याद होगी। मुझे पता चल गया एपीपेटल सिचुएशन होती है सोलिनेसी में और एपीफिलर सिचुएशन होती है लिलिएसी में। द आउटर मोस्ट वही कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रुप ऑफ मॉडिफाइड। हाँ, वो तो मैं समझ गई। वो जो ऐसे ऐसे पेरियान से निकलते हैं ये, हाँ वही तो है जो बाहर से निकले हैं, वही जो मैं छोटे छोटे से बना रही थी। निकलते कहाँ से हैं? पेरियांत कम्स फ्रॉम, हाँ ये रहा ना। सेपल और पेटल की फ्यूज से टेपल बनता है।
पेरियांथ, ये रहा पेरियांथ, वो पोजीशन है जहाँ पेटल और सेपल दोनों के बीच में से वो, अच्छा। हाँ वही तो बोला, पेरियांथ वही है। ओवरी के हल्का सा ऊपर होता है ये पेरियांथ, थैलेमस के थोड़ा सा नीचे और पेटल ओवरी के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा एक बात और, सोलेनेसी फैमिली में क्या कहते हैं अपना एपीपेटल सिचुएशन होती है, और लिलिएसी मतलब अनियन की फैमिली सोलेनेसी होगी। सोलेनेसी की 3 एग्जांपल बताती हूँ तुझे मैं, डी टी धतूरा, सोलेनम ट्यूबरसम, और एक और था पेट्यूनिया, पी टी डी, डी टी पी समझ ले। ठीक है, धतूरा पोटैटो मतलब सोलेनम ट्यूबरसम और पेट्यूनिया, धतूरा सोलेनम ट्यूबरसम और कौन से फैमिली पेट्यूनिया। आ रहे हैं? लिलिएसी, सोलिएसी आ रहे हैं? हाँ शायद, और मालवेसी, 3 आ रहे थे हाँ शायद, यही है शायद तीनों। ए से नाम था एक का। वो वही क्रूसीफेरेसी कुछ ऐसे नाम है। देखते हैं कौन कौन सा, पर सोलेनेसी पक्का आएगा, इसके बहुत सारे हैं। लिविंग वर्ल्ड में भी तो इसके वो एग्जांपल्स हैं। सोलेनेसी के 3 एग्जांपल है, और कॉन्वोकोलेसी की एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। और ये दोनों कॉन्वोकोलेसी और सोलेनेसी मिलके बनाते हैं एक की पॉट लीन, और ऑर्डर बनाते हैं एक पोलिमोनियल्स। ठीक है, और पोलिमोनियल जो है ये डाइकॉट होते हैं। ठीक है, तो एपीपेटल सिचुएशन है सोलेनेसी में, और एपीफिलस सिचुएशन है लिलिएसी में। चल ठीक है, आगे एंड्रोशियम जो है ये क्या होता है, बेसिकली एंथर होता है। एंथर के अंदर एंथर बाई लोब्ड होता है, एंथर में 2 लोब्ड होते हैं, और टेट्राड होता है 1 2 3 4। इसके डाइथीकस मतलब एक में 2 थीका होता है, थीका मतलब जो अंदर की खाली स्पेस होती है, तो बाई लोब्ड डाइथीकस। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ये जो एक होता है मैंने बताया ना, इस एक को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। इसके अंदर मेल गैमेट बनेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम, एक का नाम। ठीक है, अब ये बाई लोब डाइथीकस, हर लोब में 2 थीका, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टेट्रास्पोरेंजिएट क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। एक्सेप्शन है इसकी मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के एग्जांपल है कॉटन और चाइना रोज। चाइना रोज का दूसरा नाम है हिबिस्कस, और मालवेसी फैमिली है लेडी फिंगर की फैमिली। इसमें जो एंथर होता है वो यूनिलोब्ड होता है, मतलब उसमें ऐसे 2 बीच में वो नहीं होते, एक सिंगल लोब होता है। मोनोथीकस, जब एक लोब होगा तो एक ही हिस्से में मतलब थीका जो है वो एक ही तरह के रहेंगे, और बाइस्पोरेंजिएट मतलब इसमें 2 स्पोरेंजिया बनते हैं, ये ऐसा। और मोनोथीकस एक ऐसा कट बचता है, जबकि इसमें 4 हिस्से थे तो डाइथीकस का था, इसमें एक ही थीका बनेगा मतलब 2 हिस्से, और 2 हिस्सों का होगा बाइस्पोरेंजिएट क्योंकि यहाँ 4 थे तो टेट्रास्पोरेंजिएट। ये रहा इसका माइक्रोस्पोरेंजिया, ये रहा। ये सब इसमें होता है हाँ, मालवेसी फैमिली में। बाद में जोड़ लूँगी, सेव कर लेती हूँ अभी। फिर उसके बाद एंड्रोशियम की ये एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ये रहा। सेपरेट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस। ये इसको तोड़ती है बीच में, ये देख, ये दिख रहे हैं, हाँ हाँ। इनको जो तोड़ने वाली। और ये जो एक होता है ना, इस एक को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट, जिसको हम और क्या कहते हैं, पोलन सैक। ठीक है, ये देख लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, इसमें डिप्रेशन जो दोनों एक एंड को दूसरे एंड से तोड़ता है लेंथ वाइज, ऐसे नहीं, ऐसे लेंथ वाइज। पोलन सैक क्या है, पोलन सैक वो जगह जहाँ पे एंथर जब मेच्योर होके दूसरे माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ मिलकर कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, उसको पोलन सैक कहता है। इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये एंथर है एक, ऊपर वाला जो एरिया है उसका। ठीक है, इसके सेंटर में यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये जो इसकी वॉल है, इसमें 4 तरह की लेयर्स होती हैं, जिनका नाम है टेपेटम, मिडल लेयर, अंदर शायद स्पोरेंजियम के टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये एंथर की वॉल है, सबसे अंदर होता है, टेपेटम भी अंदर। हाँ, अंदर ही होंगे ये, बाहर कुछ और होता है, देखते हैं। और सबसे अंदर होता है इसका माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके बाहर यहाँ स्पोरेंजियम टिश्यू होगा, मतलब देखते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसके 4 थीका हैं, और ये एंथर की वॉल है जिसकी 4 लेयर हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ये हो गया। अब एंथर की चारों वॉल कौन कौन सी, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोथीकम, फिर मिडल लेयर, और फिर सबसे अंदर वाली टेपेटम। टेपेटम के बाद आएगा स्पोरेंजियम के टिश्यू, फिर आएगा यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर यहाँ पे आएगा कनेक्टिव टिश्यू। सबसे बाहर वाली कौन, एपिडर्मिस, उसके अंदर कौन, एंडोथीकम, एंडोथीशियम, फिर कौन, मिडल लेयर, और फिर कौन, टेपेटम।
उसके बाद आता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ भी नहीं होता, अंदर ऐसे 4 सर्कुलर से वो होते हैं। जो यंग एंथर होते हैं उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में कुछ भी नहीं होते, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जो इन टिश्यूज़ का नाम क्या होता है? स्पोरोजीनस टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक है, मतलब ये अपने आप में क्या कर सकते हैं? अभी ग्रोथ शो कर सकते हैं। तो और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सेंटर में होता है, दोनों लोब को पकड़ के रखता है, इस साइड वाले को भी, इस साइड वाले को भी। तो यहाँ पे समझते हैं, ये रहा कनेक्टिव टिश्यू, ये रहा आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। ये 4 लेयर है, बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोथीशियम, उसके अंदर वाली मिडल लेयर, सबसे अंदर वाली टेपेटम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर जो इमैच्योर टिश्यू है भी, उसका नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। और ये जो कनेक्टिव लोब है, ये इस वाले लोब को भी जोड़ के रख रहा है और इस वाले लोब को भी, दोनों लोब को जोड़ के रख और रहा है। अंदर से वो लेयर हाँ। है, कौन सा लाइन था? डेहिसेंस की लाइन ऑफ डेहिसेंस विच रन्स इन। ओके, ये रहा एक उसका एंथर का वो स्ट्रक्चर। ये देख, एपिडर्मिस, एंडोथिकम, मिडल लेयर, टेपेटम। ये रहा टेपेटम, ये जो इसके बाहर है, ये वाली टेपेटम है। ये वाला है स्पोरोजीनस टिश्यू और ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू। बस यही है इसमें। फिर ये ऐसे भी एक एग्जांपल दे रखी है, तो ये होगी एपिडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, ये 2 एक जो है ये मिडल लेयर, और ये वाली जो है ये टेपेटम है। और ये है आपके स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू में भी बहुत सारे अंदर एमएमसी होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब हर लेयर को समझते हैं। बेसिकली जब तक गैमेट ना बन जाए तब तक हर चीज़ क्या होती है? 2n, डिप्लॉइड। जब तक वो गैमेट ना बन जाए वो हैप्लॉइड नहीं होती। मेरे चाहे जो मर्जी सेल होगा मेरी बॉडी का, वो 2n हो, क्योंकि वो गैमेट नहीं है। गैमेट मतलब जिसको आगे जाके फर्टिलाइजेशन करनी है, सिर्फ वो n होगा। तो एपिडर्मिस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? 2n। ये सिंगल लेयर होती है, सबसे बाहर होती है, प्रोटेक्टिव होती है। इसके अंदर कौन थी? एंडोथीशियम, सिंगल लेयर। इसका फंक्शन है डेहिसेंस में हेल्प करना, क्योंकि ये अंदर होती है ना, तो इसको ही टूटना पड़ेगा। बाहर वाली तो प्रोटेक्टिव है, वो नहीं टूट सकती। तो अगर मुझे यहाँ से काटना हो तो यही सबसे पहले हेल्प करेगी। फिर आती है मिडल लेयर। मिडल लेयर में 2-3 लेयर होती है, ये बहुत छोटी सी होती है। मिडल लेयर छोटे टाइम के लिए होती है। जो बाहर वाली 3 लेयर है, इनका काम है प्रोटेक्शन करना और डेहिसेंस करना। ठीक है, उसके बाद आती है एंथर की वॉल, जो मेल वॉल होती है। जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसको जिसने इस तरह से कवर कर रखा था, इसका वॉल का नाम क्या है? टेपेटम। टेपेटम में जो सेल्स होते हैं उनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि शायद जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो इसके साइटोप्लाज्म को यूज़ भी करेगा अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो डेंस मतलब थोड़ी सी जगह में बहुत कुछ भरा होना। ठीक है, जो इनर लेयर होती हैं इसकी, वो या तो पॉलीप्लॉइड होती हैं या उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। पॉलीप्लॉइड वो जिसके बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं, जिसमें डीएनए उतना ही रहता है, लेकिन क्रोमोसोम को कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जेनेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, सामान बहुत ज़्यादा होता है अंदर। वो तो होगा ही, क्योंकि ये कैसी है? डेंस है। और इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होता है, क्योंकि शायद ये अपने अंदर साइटोकाइनेसिस करना भूल जाती हैं। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, तभी तो इनके अंदर इतना सारा सामान भरा पड़ा है। एंथर का क्या होता है? व्हेन एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर करता है वो क्या करता है? डिहाइड्रेट भी हो जाता है, उसके अंदर पानी खत्म हो जाता है, और वो डेहिसेंस भी करता है, मतलब अपने आप को तोड़ भी देता है, ताकि अपने पोलन ग्रेन क्या कर सके? बाहर निकाल सके। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। ये जो लेयर्स हैं ये सारी अलग अलग हो गई। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं। देख, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। पहले तो ये मिलते कहाँ है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये एक यंग एंथर है, ये है क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन सा टिश्यू है? स्पोरोजीनस टिश्यू। जो कुछ भी है अभी कैसा है? सब डिप्लॉइड, 2n। मैं हमने पीछे पढ़ा था जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो कैसा है? मेरिस्टेमेटिक, मतलब इसके अंदर अभी ग्रोथ हो सकती है। हर एक सेल स्पोरोजीनस टिश्यू का कैसे एक्ट करता है? जैसे ये पोटेंशियल पोलन मदर सेल है, मतलब इसका हर एक सेल ऐसा है जिसके अंदर से हम 4 पोलन ग्रेन अभी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं इसको पीएमसी, पोलन मदर सेल, या कहते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर की मदर सेल। मतलब ये जनरेटिव है। मदर सेल वो होता है जो 2n हो, क्योंकि मदर सेल है तो डिप्लॉइड होगा, यही अपना बच्चा बनाएगा हैप्लॉइड। तो यहाँ तो ये हो गया पीएमसी, पोलन मदर सेल, या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर के जो सेल हैं अभी, इन सेल्स का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। ये कैसे हैं? डिप्लॉइड, और हर एक माइक्रोस्पोर में हज़ारों पीएमसी या एमएमसी होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस से कितने बनते हैं? 4। ये बता दिया मैंने, मियोसिस से कितने बनते हैं? 4। ये एक सेल क्या बना देगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर इसमें 1000 सेल्स हैं तो मेरे पास कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड? डिवीजन कर रहा है ना? हाँ,
रिडक्शनल डिवीजन में 4 बनते हैं, इक्वेशनल में 2। रिडक्शन में सेल्स नहीं रिड्यूस होते, प्लॉइडी रिड्यूस होती है। ये 2n था ना, तो ये सब n होंगे, अच्छा ये हो गया ना रिड्यूस। ठीक है ठीक है। और वो इक्वेशनल क्यों कहते हैं, उसमें 2n से 2n ही रहता है। हम इसमें n इसलिए ये रिडक्शनल डिवीजन है ना, तो इसमें सब कैसे बन गए, n बन गए, बच्चे बन गए। अब ये गैमेट है, गैमेट्स। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, मतलब 2n मतलब जिसका डीएनए ऐसा ऐसा हो और ऐसा हो, मतलब 2 हो। हाँ हाँ ये हो गया ना 1, हाँ ये हो गया 1 और ये 2, ऐसे कुछ होता है यार, जिसमें ऐसा क्रोमोसोम हो ये 2n होता है, जिसमें ऐसा क्रोमोसोम हो वो सिंगल n होता है। मुझे बस ये पता है, हाँ जिसमें ऐसा क्रोमोसोम हो ना। सेंट्रोमियर का होता है ना, एक सेंट्रोमियर तो एक क्रोमोसोम। ये देख, हाँ सेंट्रोमेयर इसमें भी होगा लेकिन यहाँ पे होगा। हाँ इसमें कितनी आर्म्स है, 4 आर्म्स, 4 arms। मतलब 2n। इसमें कितनी आर्म्स है, 2 आर्म्स, मतलब n। ठीक है ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे, इसलिए हमारे पास इक्वल मम्मा का भी आधा क्रोमोसोम होता है और आधा पापा का होता है, तभी हमारे पास दोनों के फीचर्स आ जाते हैं। और फिर ये सारे क्रोमोसोम हमारे ऐसे बन जाते हैं। तो इन पे 23 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं और इन पे 46, क्योंकि एक ये यहाँ जुड़ा है, एक ये यहाँ जुड़ा है, तो ये 46 आर्म्स है और यहाँ पे 23 आर्म्स है। तो ठीक है, तो ऐसी बात होती है, 2n वो n सब, ठीक है। तो ये एक सेल कितना बना देता है, एक सेल एक टेट्राड बना देता है। अगर हमारे पास 1000 सेल हुए तो हमारे पास कितने टेट्राड बनेंगे, 1000 टेट्राड। जितने सेल उतने टेट्राड। एक टेट्राड में कितने क्रोमोसोम और कितने पोलन ग्रेन, 4। ये एक सेल था, इसने 4 बना दिए। 4 बनते हैं तो। और ये किससे अटैच होते हैं, सेंटर में इनके अंदर होता है कैलोस, एक एंजाइम होता है कैलोस, ठीक है। उसके बाद ये टेट्रोस किससे अटैच है, कैलोस से, कैलोस इनको जोड़ के रखता है। ये हो गया हर एक माइक्रोस्कोर। अब ये क्या बन गए हैं, माइक्रोस्कोर में एमएमसी माइक्रोस्कोर, मदर सेल से वो माइक्रोस्कोर बन गए। ये माइक्रोस्कोर क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन। ये 4 टेट्राड हैं, ये चारों सेपरेट होंगे। इनको सेपरेट करने के लिए एंजाइम होता है कैलेस। इनके बीच में था कैलोस, ओस को तोड़ने के लिए आया कैलेस, कैलेस ने इनको तोड़ा और ये कैलेस एंजाइम को निकालता है टेपेटम। वो जो टेपेटम थी ना, उसने क्या निकाला, कैलेस, जिसने इस टेट्राड को तोड़कर इसको क्या बना दिया, पोलन ग्रेन। अब हमारे पास 4 पोलन ग्रेन बन गए, जिन सबकी प्लॉइडी क्या है, n। फिर से ये फर्दर डिवाइड नहीं करता कुछ ना, बस पोलन ग्रेन बन के उठ जाता है। अब डेवलपमेंट होगी मेल की, पोलन ग्रेन की कैसे होती, तो ये बन गया माइक्रोस्पोर, जिसके अंदर आया n। अब इस न्यूक्लियस, अब ये बन गया हमारा, इसके अंदर क्या है, एक वैक्यूल और एक है पहले इसमें सिर्फ न्यूक्लियस होता है, फिर इसके अंदर वैक्यूल भी आ जाता है और न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अब इसके साथ साथ इसके साथ और क्या क्या होता जाएगा, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, एक्साइन कैसे बनेगी, एंटाइन कैसे बनेगी, वो सब, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर बनते हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। एसिमेट्रिक इसलिए क्योंकि इसमें अब जो डेवलपमेंट होगी, जो डिवीजन होगी, वो असिमेट्रिकल होगी। पहले हम जहाँ पे डिवीजन करते थे, यहाँ पे वो होता था और यहाँ से स्पिंडल फाइबर बनते थे बिल्कुल इक्वल इक्वल इक्वल, इसको इक्वल हिस्सों में काट देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें होगी अनइक्वल माइटोसिस। माइटोसिस में जो हमारे पास प्लॉइडी है जितनी उतनी ही रहती है, तो अगर ये n है तो ये भी n रहेंगे सारे, ठीक है। तो इसमें बन जाएगा साइटोप्लाज्म। हाँ, इसमें क्या होता है, अब हमारे पास 2 सेल्स बन जाते हैं। कुछ जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो 2 सेल स्टेज पे रिलीज़ हो जाते हैं, कुछ जो है वो 3 सेल स्टेज पे रिलीज़ होते हैं। जो इसमें रिलीज 60% जो है वो आई थिंक 2 सेल पे रिलीज़ हो जाते हैं और 40% जो है वो 3 सेल स्टेज पे रिलीज़ होते हैं। और इसी 40% के बारे में पढ़ा गया है ना। हाँ, अब इसमें क्या होगी, अनइक्वल। अब ये पोलन ग्रेन, हमारे पास पोलन ग्रेन बन गया ये। हाँ। अब इस पोलन ग्रेन में आगे आगे क्या होगा, ताकि ये अच्छे से जाके हमारे जो स्टिग्मा है उस पर लैंड कर सके। तो पहले होगी इसमें अनइक्वल असिमेट्रिकल माइटोसिस। उसकी वजह से इसके बाहर जो एक लेयर बन जाती है एक्साइन की, जो दुनिया की सबसे हार्ड लेयर है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। स्पोरोपोलिन की बनी। बस इसमें एक होल होता है, ये माइक्रोपाइल है ना, जहाँ से वो पढ़ते हैं आगे। इसमें एक होती है एक्साइन बाहर वाली, एक होती है इंटाइन अंदर वाली। फिर उसके अंदर क्या होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस सेल की, वेजिटेटिव सेल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस सेल की, इसमें 2 सेल होते हैं, एक जनरेटिव सेल और एक होता है हमारा वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है, क्योंकि इसमें अनइक्वल डिवीजन हुई थी ना, तो अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ा बन गया और जो जनरेटिव सेल है वो छोटा बन गया।
इरेगुलर न्यूक्लियस। हाँ है ना, डिवीजन हुई थी। ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन किसकी, वेजिटेटिव सेल की। अब ये एक्साइन में जो होल होता है, इस होल को कहते हैं जर्म पोर, ठीक है। और ये एन है, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट 2 सेल स्ट्रक्चर, ये इसका जर्म सेल है या जनरेटिव सेल। ये इसका छोटू न्यूक्लियस, इसका बड़ा न्यूक्लियस में वो क्या ये हो गया। एक्साइन, इंटाइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जर्म सेल विच इज जनरेटिव सेल छोटा वाला, वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला, अंदर साइटोप्लाज्म, जर्म पोर, एन, ठीक है। 2 सेल स्टेज हो गई है। ये देख, ये माइक्रोस्पोर था। इस माइक्रोस्पोर में सबसे पहले क्या बना, वैक्यूल, फिर बना एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर, उसके बाद ये बन गया वेजिटेटिव सेल, ये बन गया आपका जनरेटिव सेल, ठीक है। हैप्लॉइड होता है पोलन ग्रेन, इसकी स्फेरिकल शेप होती है इस तरह से, इसका साइज होता है 20 to 50 माइक्रोमीटर, 25 to 50 माइक्रोमीटर, 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बाहर होती है एक्साइन। एक्साइन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये थिक होती है, बहुत मतलब थिक मतलब मोटी होती है, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूस होती है, मतलब कहीं से तो छोटी होती है। उस जगह का नाम है जर्म पोर, जहाँ से ये छोटी होती है। ये एक तो डिसकॉन्टिन्यूस होती है, इसमें होता है जर्म पोर। जर्म पोर वो पॉइंट है जहाँ पे एक्साइन नहीं होती। इट इज़ पॉइंट फ्रॉम वेयर पोलन ट्यूब कम आउट। जब पोलन ग्रो करता है तो कहीं से तो पोलन ट्यूब को बाहर निकल के आना होता है ना, ताकि वो मतलब पोलन ट्यूब से ही तो पोलन के अंदर का जो वेजिटेटिव या जनरेटिव सेल है वो जाके ओवरी में बैठता है जाके, तो वो वहाँ से एब्सेंट होती है। जो एक्साइन है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन इस यूनिवर्स का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। ये रेजिस्टेंस है हर चीज़ से, ठीक है। इसको कुछ भी डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई अल्कलाई, एसिड, एंजाइम, हाई टेम्परेचर, लो, कुछ भी नहीं। स्पोरोपोलिनिन की वजह से पोलन ग्रेन जो है ये फॉसिल्स की तरह भी एक्ट करते हैं। एक्साइन का जो टेक्सोनॉमिक सीक्वेंस है वो सब चीज़ों के लिए अलग होता है, क्योंकि इसका डिज़ाइन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, टेक्सचर अलग है। ये देख, कहीं पे ये ऐसे है, कहीं पे ऐसे, कहीं पे ऐसे, हर जगह अलग अलग होती है एक्साइन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर शेप आए तो समझ जाना एक्साइन पूछ रहा है। फिर एंटाइन होती है एक्साइन के अंदर, जो कि पतली होती है लेकिन कॉन्टिन्यूअस होती है। ये बनी होती है सेलुलोज की और पैक्टिन की। स्पोरोपोलिनिन, सेलुलोज, पैक्टिन। फिर इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, जो कि सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, वेजिटेटिव सेल की। और क्या, वो जो एक्सोपोलिनिन की वजह से ये एक जगह बहुत दिन तक था, नाइट्रोजन माइनस 195 डिग्री सेल्सियस में। उससे क्वेश्चन आया था ना। हाँ, वो उसमें हम रखते हैं इसको, हाँ, नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में रहे, हाँ, मिला था। वेजिटेटिव सेल जो है ये बहुत बड़ा होता है। सब सेल इसमें हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि ये पूरा ही हैप्लॉइड है। इसमें बहुत सारा खाने का मटेरियल होता है, ताकि जब भी पोलन ग्रेन को ग्रो करना हो तो वो ग्रो कर सके। न्यूक्लियस इसका भी इरेगुलर होगा, इस वाले का भी इरेगुलर होगा। फंक्शन क्या है इसका, पोलन ट्यूब को बनाना, क्योंकि न्यूट्रिशन है इसमें बहुत सारा, तो ये पोलन ट्यूब को बनाएगा। फिर आता है जनरेटिव सेल, ये भी हैप्लॉइड। इसमें स्पिंडल शेप का होता है, छोटा सा होता है। इसमें बहुत ही कम अमाउंट का साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या करता है, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रो करता है, क्योंकि इसकी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी है, वेजिटेटिव सेल की। ये तो उसके साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता है। इसका काम होता है माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बनाना, तभी तो 3 सेल स्टेज बनेगी। वेजिटेटिव जैसा है वैसा ही रहेगा। जर्म सेल जो है ये आगे जाके क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और 2 छोटे छोटे सेल बना देगा। तो हमारे पास कितने सेल बन गए, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। 3 सेल स्टेज हो गई। माइटोसिस कर रहा, मियोसिस नहीं, माइटोसिस कर रहा है। अब जब ये शेड होते, अब क्या है, जब एंथर डेहिसेंस करता है, डेहिसेंस मतलब एंथर टूटता है, फटता है, तो पोलन ग्रेन निकलते हैं बाहर। तो 60% एंजियोस्पर्म जो है ये हाफ डेवलप्ड 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब एक इनमें होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा इनमें होता है जर्म सेल, ये बाहर इनकी एक्साइन। जर्म सेल जो है ये डिवाइड करता है माइटोसिस से, कभी कभी स्टिग्मा के ऊपर जाके भी कभी कभी डिवाइड करता है। अगर ये 2 सेल स्टेज में जाके रिलीज होगा तो ये अपने आप को डिवाइड करेगा स्टिग्मा के ऊपर जाके, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में ये पहले ही डिवाइड हो जाता है और फिर अपने आप को क्या करता है, आगे जाके तोड़ता है। इन 40% एंजियोस्पर्म पूरी डेवलपमेंट जो है वो एंथर के अंदर ही हो जाती है। इसको हम कहते हैं शेडिंग एट 3 सेल स्टेज। एक तो इसमें वेजिटेटिव सेल हो गया और 2 हो गए इसमें मेल गैमेट, जो कि कहाँ से बन रहा है, जनरेटिव सेल से। मेल गैमेट जो है वो पॉलन को बनाता है एंथर के अंदर, कोशिश करता है वो बेसिकली। कुछ लोगों को पॉलन एनर्जी भी होती है, उनको बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस या अस्थमा की। एक ग्रास है पार्थिनियम ग्रास, जो कि हम बाहर से मंगवाया था हमने, जो वीट के साथ इंपोर्ट होके आ गया था। इसका नाम कैरेट ग्रास भी है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वीड है, इसकी वजह से पॉलन एलर्जी होती है बहुत लोगों को। और इसमें 2 और एग्जाम्पल है, एमरांथस और कीनोपोडियम।
ठीक है। उसके बाद पोलन के कुछ प्रोडक्ट है, जैसे ये बी पोलन जो कि इंग्लैंड में यूज़ होता है। इसमें क्या पोलन ग्रेन को क्या करते हैं हम रिजर्व फूड मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। बी पोलन में बी जो पोलन ग्रेन उठा के लाती है ना मेल प्लांट से, उसको लेते हैं हम, और एथलेटिक जो है वो इन टैबलेट्स को लेते हैं, हॉर्सेस लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ये टैबलेट की फॉर्म में भी मिलती हैं और सिरप की फॉर्म में भी मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा टाइम तक पोलन जो है वो इतना कैपेबल होता है कि अपनी पोलन ट्यूब को बाहर निकाल सके, वो कर सके, मतलब इट इज़ वायबल फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। तो पोलन को और ज़्यादा वायबल बनाने के लिए हम इसके टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए इसको नाइट्रोजन में रखा जाता है। पोलन वायबिलिटी जो है वो किस में कितनी होती है वो बताई गई है कि ऑलमोस्ट आधे घंटे की होती है वीट में, मेज़ में और राइस में आर रॉ। ऐसे ये सब जो वीट में जिसको पकाते हैं तो आधा घंटा लगता है, ऐसे आधा घंटा। हाँ, वैसे याद कर ले। या फिर बहुत ज़्यादा महीनों तक इनमें होती हैं सोलिनेसी, मतलब वही पोटैटो, डीटीसी, धतूरा, पेट्यूनिया और आलू वाली फैमिली में, लेगुमिनेसी अनियन वाली फैमिली में, या रोजिएसी रोजेस वाली फैमिली में। इन तीनों फैमिली में इसकी वायबिलिटी महीनों तक रहती है, ठीक है। उसके बाद पोलन बैंक में हम क्या करते हैं, हम जैसे हम स्पर्म्स या एग्स को लैब में करते हैं, वैसे हम क्रायोजेनिक मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में। तो ये क्रायोजेनिक उस चैप्टर में भी है हाँ, है ना, X2 हाँ। उसमें क्या करते हैं? प्रिजर्व भी करते हैं मेरे ख्याल से कुछ। हाँ। तो इसमें क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन करते हैं पोलन ग्रेन की -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में, इसमें डाल के रख देते हैं ताकि पोलन बैंक की तरह काम करे। अब कुछ सवाल हैं। पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व्ड और फॉसिल की तरह काम करते हैं क्योंकि इसमें एक्साइन है, जिस एक्साइन से बनी है सेलुलोज से, सॉरी स्पोरोपोलिनेज से, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी है इंटाइन। अच्छा लिखा हुआ ना, हाँ पीछे लिखा है इसमें, ठीक है। टेपेटम का काम है न्यूट्रिशन देना एक, और दूसरा काम है टेपेटम का क्या था वो, किसको तोड़ती है टेपेटम? डाइसिस, वो कलेक्टिव सेल जो अंदर था, कैलेस को, कोलेक्स को तो कोलेस तोड़ता है। हाँ, वो कैलेस को रिलीज ये टेपेटम करता है, ठीक है। मतलब जो कैलेस होता है उसको तोड़ने के लिए हमें नहीं, जो कैलोस होता है उसको तोड़ने के लिए हमें कैलेस एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम टेपेटम रिलीज करता है और इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है जो हमें पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। जो प्रोमिनेंट मेन अपर्चर है जर्म पोर, वो कहाँ पे होता है? एक्साइन में होता है। एंटाइन कॉन्टिन्यूस होती है। वेजिटेटिव सेल जो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लोट करता है। जनरेटिव सेल जो आगे जाके 2 सेल स्टेज में डिवाइड हो जाता है। ये न्यूट्रिशन वो सब ज़्यादा करता है। पोलन जो राइस, और ये है राइस, वीट और एक और था इसके साथ जिसकी रॉ, RAWM, मेज, हाँ मेज, राइस, वीट और मेज, रॉ मेज। ये जो है इनकी वायबिलिटी आधे घंटे की होती है। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन पेक्टोसेलुलोसिक नहीं, इंटाइन होती है। माइक्रोपाइल नहीं होता इसमें, डिग्रेड एंजाइम नहीं कर सकता कोई डिग्रेड। इट हैज़ फैसिनेटिंग पैटर्न और डिज़ाइन होता है, तभी वो अपने आप को वो कर सकती है, ठीक है। जनरेटिव सेल में जब माइटोटिकली जनरेटिव सेल डिवाइड करता है तो वो किस में डिवाइड करता है? एक तो माइटोसिस करता है और दूसरा अपने आप को 2 मेल गैमेट में डिवाइड करता है, ठीक है। द थिन और कॉन्टिन्यूस बोला है, थिन बोला तो इंटाइन की बात कर रहा है। सेलुलोज और पेक्टिन की बनती है। 2 सेल स्टेज हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव होगा। क्या लिखा था? 2 सेल स्टेज को में कौन कौन होगा? वेजिटेटिव और जनरेटिव। 3 सेल बोला होता तो 1 वेजिटेटिव 2 मेल गैमेट। अगर मैच्योर पोलन ग्रेन है तो कितनी मियोसिस कितनी माइटोसिस हुई होगी, अभी समझते हैं। पहले हमारे पास था स्पोरोजिनस टिश्यू, इसके अंदर हुई 1 मियोसिस तो बन गया हमारा 4 पोलन ग्रेन। इसके अंदर हुई 1 माइटोसिस, तो 1 मियोसिस 2 माइटोसिस कैसे हुई? माइटोसिस 1 और 1 मियोसिस। अच्छा, वो स्किप कर दिया था ना। मैच्योर मतलब जो 40% के बाद 3 सेल स्टेज। समझ गई, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अगर सवाल में पूछा है इमैच्योर पोलन ग्रेन, अगर पूछा है मैच्योर पोलन ग्रेन, समझ गई, बड़ा सही सवाल था यार, मज़ा आ गया, ऐसे सवाल चाहिए मुझे। इमैच्योर पोलन ग्रेन का मतलब है, एक तो इसमें होगी स्पोरोजिनस टिश्यू की जब हुई थी मियोसिस तो ये 4 हिस्सों में मतलब MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल की जब मियोसिस हुई थी तो ये 4 सेल्स के टेट्राड में बट गया था,
ठीक है, ये हो गई एक आपकी मियोसिस यहाँ पे ख़त्म। अब इसके बाद कैलेस आया, उसने इसके 4 पोलन ग्रेन बनाए। अब इन चारों पोलन ग्रेन ने अपने अंदर क्या की, माइटोसिस। तो इन्होंने अपने अंदर एक बना लिया वेजिटेटिव सेल, एक बना लिया जनरेटिव सेल। ये है यहाँ तक की बात, कहाँ तक, इमेच्योर। ठीक है, इमेच्योर में एक माइटोसिस हुई, एक मियोसिस हुई। मैच्योर वो जिसके अंदर क्या है, मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। तो इसके बाद अगर हम एक माइटोसिस और कराएंगे तो एक हमारा वेजिटेटिव सेल और 2 हमारे क्या, मेल गैमेट, है ना। जनरेटिव सेल 2 हिस्से में बट गया था, 3 सेल स्टेज। तो अगर हाँ सवाल में पूछा है मैच्योर तो इसमें है एक मियोसिस 2 माइटोसिस। अगर पूछा है इमेच्योर तो एक माइटोसिस 1 मियोसिस। तो इसमें मुझसे क्या पूछा है, मैच्योर, तो 1 मियोसिस 2 माइटोसिस। गाइनोशियम पहले एनसीईआरटी में इतना पढ़ लेते हैं। मैं भी लिख लेती हूँ मैच्योर का थोड़ा। मैं इस नोटबुक से भी रिवाइज कर रही हूँ एक बार। तो ये देख, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये डेवलप होगा किसमें, पोलन सैक बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोलन, देख क्या हो रहा था, ये था, ये 4 थे, हम इनको क्या कह रहे थे, स्पोरेंजिया। मतलब इनके अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे थे तो हम इनको कह रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या बन गए हमारे, माइक्रोस्पोरेंजिया। जब इनमें पोलन बन जाएंगे, जब माइक्रोस्पोर एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल अपने आप को डेवलप कर लेगा किसमें, पोलन ग्रेन में, तो हम इनको क्या कहने लग पड़ेंगे, पोलन सैक। क्या कहेंगे, पोलन सैक। अब पोलन सैक क्यों, क्योंकि इसमें पोलन जो है वो पैक पड़े पड़े हैं। इसमें ना सर्कुलर आउटलाइंस होती हैं, जो बाहर वाली होती है इसका नाम होता है एपिडर्मिस, जो अंदर वाली एंडोथीशियम। फिर उसके बाद ऐसी 2-3 लेयर्स आती है जिनको हम कहते हैं मिडल लेयर। फिर आती है अंदर वाली टेपेटम। टेपेटम के 2 काम हैं, एक न्यूट्रिशन देना और दूसरा कैलेस को जनरेट करना, उसको कैलोस को तोड़ना। एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन। जो एंडोथीलियम है इसका पता नहीं क्या काम है, बस ये है। और मिडल लेयर का काम है, प्रोटेक्शन था, नहीं मिडल लेयर, ये तीनों प्रोटेक्शन में काम आते हैं। हाँ, ये तीनों प्रोटेक्शन में हुई है। उसमें इनमें से एक डेहिसेंस में भी हेल्प करती थी, वो शायद मिडल लेयर थी। एपी थी, अभी देख लेते हैं आगे, एनसीईआरटी में आएगा एनसीईआरटी में। टेपेटम और बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये स्पोरोजेनस टिश्यू है। टेपेटम का जो स्ट्रक्चर है, टेपेटम के नरिशमेंट में हेल्प करती है। इसमें एंजाइम होता है कैलेस, जो स्पोरोपोलिनिन है हमारा एग्जाइम, ठीक है। उसको अपने अंदर कौन स्टोर करके रखता है, टेपेटम। ये एग्जाइम को बनाने में हेल्प करती है। और ना ये जो भाई ये एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको नहीं पढ़ते, छोड़ इसको। इसका प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, वो भी छोड़ देते हैं। कैलेस ये भी हो गया। उसके बाद स्पोरोजिनस, डेंस साइटोप्लाज्म, तभी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हाँ, ये न्यूट्रिशन हो गया, वो एनसीईआरटी में आगे पढ़ ले। मैं कोई ऐसी चीज़ देख रही हूँ जो मेरे को लगे कि बहुत समझदार है इन सब में। स्पोरोजिनस टिश्यू स्ट्रॉन्ग यंग स्टेज में कंपैटिबिलिटी अरेंज होते हैं। होमोलॉगस, हाँ ये जो है ये होमोजीनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा है, होमोजीनस। क्या देख रही थी, सेंटर ऑफ सेंटर में होता है स्पोरोजेनस, ये भी ठीक है। अब कुछ है इसमें और इम्पॉर्टेंट सा, मियोसिस करके 4 बनाएगा, क्लस्टर डिहाइड्रेट डिसोशिएट हो जाएगा। हाँ, कैलेस आके एंथर मैच्योर, ये ठीक है, हो गया। एनसीईआरटी पढ़ते हैं इसकी। कहाँ तक एनसीईआरटी कर ली हमने, यहाँ तक ही कर ली है मेरे ख्याल से। पोलन एलर्जी ना, यहाँ तक ही। चलो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देख, कुछ क्वेश्चन है इसमें से जो बहुत बार नीट में पूछे जा चुके हैं, तो एक बार देख लेते हैं। स्टेमन में क्या बनते हैं, स्टेमन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। स्टेमन के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन। ये है एक स्टेमन। इस स्टेमन में ये है एंथर, एक एंथर में कितने थीका हैं, 4। डायथीकस एक लोब में है, इसमें 2 लोब हैं और थीका कितने हैं, 4। हर थीका के अंदर क्या है, एक स्पोरोजिनस टिश्यू, जो किसके अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो इसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक स्टेमन के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 पोलन सैक। कितनी पोलन सैक, 4। हर पोलन सैक में हज़ारों पीएमसी होते हैं, पोलन मदर सेल। एक पोलन मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन बन सकते हैं, 4।
स्टेमन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से बनेंगे पोलन ग्रेन। ये समझ आ गया। एक स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, लॉन्ग सिलेंडर स्टार्क फिलामेंट। टर्मिनल पार्ट, इसका जो टर्मिनल मतलब ये वाला पार्ट है, इसमें जनरली एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। जनरली कहा, ऑलवेज नहीं कहा, बाइलोब नहीं। एक फैमिली की एग्जांपल हमें पता है जिसमें ऐसा नहीं होता। नहीं, 2 में होता है, 1 में नहीं होता। तो वो इसमें था, एक में देख लूँगा। इसमें कहाँ गया ये रहा। नहीं, ये तो वो है, मैंने जोड़ा नहीं, क्या लगाया नहीं मैंने शायद इसमें। अभी मालवेसी की एक्सेप्शन ही लगाई ना। ये रहा, हो गया। ये देख, एक्सेप्शन किसकी है? मालवेसी की फैमिली की। मालवेसी में जो एंथर है वो यूनिलोब्ड होता है, मोनोथीकस बाइस्पोरेंजियट। मालवेसी की वो है CCL, लेडी फिंगर, चाइना रोज, कॉटन। मालवेसी फैमिली में कैसा होता है? यूनिलोब। वो नहीं पूछेंगे, शायद उसमें हो। मालवेसी में क्या-क्या एग्जांपल बताया? मालवेसी में चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर। CLC चमनलाल क्लासेस, कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज। मेरे में तो बेकार सा ट्रिक बता से मालवेशी माल कौन होता है? रोज चाइना ऐसे ही जनरली बाइलोब होते हैं, टर्मिनल बाइलोब जनरली टर्म यूज़ की, इसको याद करना है। एंथर होता है ऊपर एक, जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, मतलब ये नीचे ये वाला पार्ट जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये यहाँ तो थैलेमस से जुड़ा होगा, यहाँ पेटल से, और एक हमने पढ़ा यहाँ तो टेपल से भी जुड़ा हो सकता है। जब पेटल से जुड़ा हो तो एपीपेटलस, जब टेपल से जुड़ा हो तो एपीफाइलस। 2 कंडीशंस है इसमें। जब एपीपेटलस कंडीशन हो तो सोलिनेसी फैमिली, जब टेपल वाला हो तो लिलिएसी फैमिली। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, नंबर और ये वेरिएबल करता है अलग अलग के अकॉर्डिंग। अगर आप स्टेमन, ये हो गया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, ये पढ़ लिया। इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ये वाला जो डेहिसेंस में हेल्प करता है। ये देख, लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ वाइज सेपरेट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसफर सेक्शन है ना। उसके बाद बाइलोब नेचर जो है वो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में हम पढ़ लेंगे। एंथर की 4 साइड होती हैं, 1 2 3 4। टेट्रागोनल होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4, मतलब 4 पोलन साइड। टेट्रास्पोरेंजिगेट नाम कहते हैं इसको। हर एक में 2 लोब होते हैं, हर मतलब उस पर ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आगे जाके क्या बनेगा? पोलन सैक, क्योंकि उसमें बाद में पोलन ग्रेन बन जाता है। लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू लेंथ, ये मतलब ये पता है इसमें पोलन ग्रेन कैसे पैक होते हैं? ऐसे 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 नहीं होते, ऐसे 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 एक लेयर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली ऐसे। तो देखा जाए तो ऐसे ऐसे लाइन में पैक है ना। हाँ, लिखा हुआ है, देखो। They extend longitudinally all through the length of anther and are packed with pollen grain. ये ना एंथर, तो इसमें ऐसे 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 पैक्ड है पूरे एंड तक। ठीक है। डिस्टल एंड से जुड़ा है ये फिलामेंट, कहाँ से? एंथर से। और ये प्रॉक्सिमल एंड से जुड़ा है थैलेमस या पेटल से। ठीक है। इसके बारे में और लिखा है, बाइलोब, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिगेट, 4 साइड, टर्मिनल पार्ट। ये 5 बार नीट में इसी 5 चीज़ों में से सवाल आ गया है। या तो बाइलोब का आएगा, या डाइथिकस का आएगा, या टेट्रास्पोरेंजिगेट का आएगा, या 4 साइड का आएगा, या टर्मिनल और उसका आएगा। इन्हीं में से आएगा। 5 बार पूछ लिया तो मतलब फिर पूछेगा वो। ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन मतलब ऐसे काट के निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के पास कुछ सर्कुलर आउटलाइंस है, मतलब ऐसे ऐसे। ये सर्कुलर आउटलाइंस क्या हैं? 4 वॉल्स हैं इसकी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। जो 3 वॉल हैं बाहर वाली, वो प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं और डेहिसेंस में भी हेल्प करती हैं, तोड़ने में भी और प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती हैं। लेकिन जो टेपेटम में सबसे अंदर वाली, वो उसको नरिश करती है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इसमें एक से ज़्यादा जनरली क्या होते हैं? न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत सारा ना डेंस है। कैन यू थिंक हाउ टेपेटम बिकम बाई न्यूक्लिएटेड? टेपेटम बाई न्यूक्लिएट कैसे बना? इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ओनली, मतलब इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, कैरियोकाइनेसिस होती गई, न्यूक्लियस डिवाइड होता गया, सेल नहीं टूटे।
ठीक है। तो अगर नीट में सवाल आए कि क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हाउ इट बिकम डबल न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद जब एंथर यंग होता है तो उसके सेल्स कैसे होते हैं, होमोजीनसली सेल, होमोजीनस सेल, सब सेल एक जैसे, होमोजीनस मतलब सब एक जैसे, और इनका नाम है स्पोरोजीनस। एंथर के जो सेल टिश्यू का नाम क्या है, स्पोरोजीनस, और सेल हैं होमोजीनस। ये सेंटर में होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, एंथर डेवलप करता है जो उसका स्पोरोजीनस टिश्यू है जिसमें हज़ारों क्या कहते हैं पोलन मदर सेल होते हैं। ये क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। अब पूछा टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी, एन। माइक्रोस्पोर मदर सेल की 2n, मियोसिस हुई तो सबकी प्लॉइडी क्या बन गई, 2n। ये जुड़ा होता है कैलोज करके एक एंजाइम से, टेपेटम कैलेस करके एक एंजाइम निकालता है, इसको तोड़ देता है, ये डिहाइड्रेट होकर 4 अलग अलग क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर। फिर इसमें होती है माइटोसिस और ये बन जाते हैं हमारे पॉलन ग्रेन, इमेच्योर पॉलन ग्रेन, जिसमें क्या है हमारे 2 सेल है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। ये देख, ये एपिडर्मिस, ये एंडोथीशियम, ये मिडल लेयर, और ये वाला सर्कल टेपेटम। ये अंदर है स्पोरोजीनस टिश्यू, ये कंपैटिबिलिटी अरेंज है, इसके सेल्स कैसे हैं, होमोजीनस, और ये सेंटर है माइक्रोस्पोरेंजियम का। ये जो लेयर है इसका नाम है टिपेटम। टिपेटम नरिशमेंट देती है, इसमें एक एंजाइम होता है, ये स्पोरोपोलिन को बनाने में हेल्प करती है, और इसमें पोलन किट भी होती है जो पोलन को आगे जाके ग्रो करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये इसका फंक्शन है, इसके स्ट्रक्चर में इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, पॉलीप्लाइडी और डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया आपका एपिडर्मिस, ये एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये आपके टेपेटम। देख टेपेटम में है ना डेंस साइटोप्लाज्म, है ना न्यूक्लियस, है ना, ठीक है। स्पोरोजीनस का जो फंक्शन है, इसमें हर सेल कैसा होता है, एक पोटेंशियल पोलन ग्रेन होता है, प्राइमरी मदर सेल क्या कहते हैं, पोलन मदर सेल होता है, 2n प्लॉइडी होती है, इसमें मियोसिस हुई तो ये बन गया माइक्रोस्पोर टेट्राड जिसमें सेलेस की लेयर है। फिर इसके क्या कहते हैं, ये डिहाइड्रेट कैसे होगा, जब टेपेटम कैलेस एंजाइम निकालेगा तो ये एक दूसरे से टूट जाएंगे, तो ये डिहाइड्रेट डिसोशिएट होकर क्या बना देंगे, पोलन ग्रेन। फिर नहीं माइक्रोस्पोर बनाएंगे, इस माइक्रोस्पोर में होगी आपकी माइटोसिस, वो माइटोसिस इसको 2 सेल स्टेज में डाल देगी विच इज़ इमेच्योर सेल स्टेज, जिससे ये क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन बन जाएंगे, लेकिन इमेच्योर। 60% एंजियोस्पर्म इसी सेकंड स्टेज में जाकर डिवाइड हो जाते, इसी निकल जाते हैं, डेहिसेंस कर लेते हैं, और फिर जाके स्टिग्मा पे जाके अपने आप को 3 स्टेज में बनाते हैं। ये देख, फिर उसके बाद उसने बोला ये मेच्योर एंथर निकल रहे हैं। मेच्योर निकल रहे हैं मतलब कौन सी स्टेज में निकल रहे हैं, 3rd स्टेज। ये देख बाहर निकल रहे हैं, डेहिसेंस देख, वही ना, ये कनेक्टिव टिश्यू वैसा का वैसा है जो यहाँ पे था। अब ये पढ़ते हैं क्या लिखा है, जो हर एक सेल है स्पोरोजिनस टिश्यू का, मतलब जो क्या है, पोलन मदर सेल है 2n, ठीक है। ये कैपेबल है क्या बनाने का, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने का। इसमें समझ आ गया, ये 2n जो है एक, ये 4 ऐसे ऐसे करके टेट्राड बना सकता है मियोसिस करके, है ना। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन, इसमें हर एक क्या है, एक पोटेंशियल क्या है, पोलन मतलब पोटेंशियल मतलब जो आगे जाके बन सकता है। जैसे वी आर पोटेंशियल डॉक्टर्स, हम आगे जाके डॉक्टर्स बन सकते हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे अलग बात है, बन सकते हैं, वी हैव द पोटेंशियल इनसाइड अस, ठीक है। हाँ, तो हर एक ये जो टेट्राड में है ये क्या है, एक पोटेंशियल पोलन है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, 4 क्लस्टर होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड में। फिर एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट मतलब वही कैलेस टूटता है, और फिर ये माइक्रोस्पोर जो है वो एक दूसरे से डिसोशिएट होकर क्या बना देते हैं, पोलन ग्रेन। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हज़ारों माइक्रोस्पोर होते हैं जो कि डेहिसेंस के बाद निकलते हैं। अब पोलन ग्रेन के बाद ये स्टेटमेंट एम्स में 3 बार पूछी जा चुकी है असर्शन रीजन के सवाल में। कौन सी स्टेटमेंट है, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, इज इट ट्रू, यस। पोलन ग्रेन ही तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा, यही तो आगे जाएगा उसमें क्या कहते हैं, मेल गैमेट है ना, एन है ना, तो मेल गैमेटोफाइट इट इज़, ओके। इफ़ यू हैव टच्ड एन एंथर ऑफ हिबिस्कस, मतलब कभी चाइना रोज़ के ऊपर जो लटके होते हैं उनको कभी टच करा है तो आपने देखा होगा येलोइश पाउडर सा निकलता है ना। वो येलोइश पाउडर क्या है, वो पोलन है, वो पोलन ग्रेन्स हैं जो आपकी उंगलियों पे लग रहे हैं। ये देखो, ये एक्साइन का स्ट्रक्चर, ये देखो, ये कुछ पोलन ग्रेन है, इनके बाहर दिख रही है ना एक्साइन ऐसी। ये देखो, ये क्या है, ये है एक ऐसा माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, दिख रहा है कैलेस इसमें,
ये क्या है, कैलिस। ये है एक पोलन ग्रेन, ये दो, ये सब कैसे हैं, एनप्लॉयडी के। ठीक है। अब पोलन ग्रेन जनरली किस शेप का होता है, स्फेरिकल। इसकी डायमीटर कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है। इसमें प्रोमिनेंटली दो लेयर होती हैं, कौन कौन सी, एक्साइन और एक एंटाइन। एक्साइन जो है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनेंट की, डिसकॉन्टिन्यूस होती है, इसमें एक होल होता है जर्म होल। एंटाइन जो है ये बनी होती है सेल्यूलेस और पेक्टिन की, ये कॉन्टिन्यूस होती है। हार्ड लेयर इज एक्साइन स्पोरोपोलिनेंट की। मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर नोन। हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड को, अल्कलाई बेस सबको कर सकते हैं, कोई एंजाइम को डिग्रेड नहीं कर सकता। इसमें एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिनेंट नहीं होती। पोलन ग्रेन इसलिए फॉसिल बन सकते हैं क्योंकि उसमें क्या होती है, स्पोरोपोलिनेंट। एक्साइन में फैसिनेटिंग पैटर्न और डिज़ाइन होते हैं। आपको क्यों लगता है एक्साइन इतनी हार्ड क्यों हो, ताकि वो हार्श कंडीशन को सर्वाइव कर सके। ठीक है। और जर्म पोर क्यों हो, ताकि उसमें से पोलन ट्यूब निकल सके। फिर आती है इनर वॉल पोलन ग्रेन की, विच इज़ एंटाइन। एंटाइन थिन होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है, इसको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करती है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो दो सेल होते हैं इसके अंदर, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व होता है और इसमें बड़ा सा एक इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल छोटा होता है, साइटोप्लाज्म में घूमता है माइक वेजिटेटिव सेल के। स्पिंडल शेप होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज पे ही शेड हो जाता है। क्या दोनों में डेंस साइटोप्लाज्म होता है? नहीं, एक में अबंडेंट वो है फूड रिजर्व और एक में है डेंस साइटोप्लाज्म। एक में लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस और एक में बस एक छोटू सा न्यूक्लियस। एक ये स्पिंडल शेप का होता है जनरेटिव, ये बड़ा होता है, वेजिटेटिव वो छोटा होता है। 60% एंजियोस्पर्म जो है वो 2 सेल स्टेज में निकल जाते हैं। बाकी जो स्पीशीज़ हैं वो अभी माइटोटिकली और डिवाइड करती हैं, 2 मेल गैमेट बनाती हैं, फिर 3 सेल स्टेज पे निकलती हैं। ठीक है। पोलन ग्रेन जो है ये बहुत सारी स्पीशीज़ में एलर्जीज़ और दिक्कतें, ब्रोंकाइटल एप्लीकेशन काज करती हैं। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जो है ये काज करती हैं, कौन, पोलन एलर्जी। जैसे पार्थीनियम या कैरेट ग्रास जो वीट के साथ इंडिया आ गया था एज अ यूबिक्विटस। यूबिक्विटस वो चीज़ जो हर जगह पाई जा सकती है, अकरेंस ऑफ पोलन। तो इसमें आ सकता है सवाल किसका, हमें कैरेट ग्रास क्या है, पार्थीनियम क्या है, ये सब उस चैप्टर के में। हाँ, ये इसका वो है, एक ग्रास है जो आ गया था। अब अगर हम इसको देखें, ये है वो एक माइक्रोस्पोर जो अभी अभी इसमें से निकला है, 4 निकले हैं ऐसे। ठीक है। इसकी है एक ये प्लाज्मा सेल वॉल और ये अंदर है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसमें नया नया वैक्यूल बन रहा है, पहले नहीं था, ये इसका न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है। फिर अब इसमें क्या होगी, असिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन हुई। अब ये बन गए 2 सेल, ये 1 सेल बन गए, ये 2 सेल बन गए। देख, इसमें इरेगुलर साइज का एक बड़ा सा न्यूक्लियस, इसमें छोटा सा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी भी वेजिटेटिव सेल की है। ठीक है। और ये इसमें फ्लोट कर रहा है, बस खत्म। 2n का ना, 2n नहीं 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 नहीं, इसमें लिखा है 2 मेल गैमेट, ये सब n है। फिर उसके बाद पोलन क्या प्रोडक्ट क्या होते हैं, पोलन जो है वो न्यूट्रिशन में रिच होते हैं। आजकल फैशन बन गया कि पोलन टैबलेट को खाओ, पोलन सिरप मिलते हैं, टैबलेट मिलती हैं। एथलेटिक और रेस वाले इसको खाते हैं, कहते हैं परफॉर्मेंस अच्छी होती है। उसके बाद वेट इसका ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इंग्लैंड से आया है। टैबलेट भी होती हैं, सिरप भी होते हैं, क्रीम भी होती है, शेक भी होता है। पोलन वायबिलिटी, एक बार पोलन निकल जाए तो वो उसके जाकर कब तक वो वायबल है कि फर्टिलाइज़ कर सकता है, ये पीरियड काफ़ी वैरी करता है। ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है। जैसे कुछ है जिसमें जैसे सीरियल्स हो गए, कुछ जैसे वीट, राइस, इनमें 30 मिनट की भी वायबिलिटी होती है। लेकिन जो फैमिली है जैसे RLS, SRL, इसमें मंथ तक होती है। SRL, इसमें कुछ महीनों तक वायबिलिटी रहती है। जैसे L से लेग्यूमिनेसी, R से रोजिएसी, S से सोलेनेसी, तो इनमें बहुत महीनों तक वायबल रह जाता है। तुमने ये भी सुना होगा कि हम स्पर्म्स को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए स्टोर करते हैं, क्रायोजेनिक वो उसमें करते हैं। ठीक है। वो वैसे ही पोलन को क्रॉप को ब्रीड करने के लिए सीड बैंक में स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है। तो यहाँ तक पोलन का पार्ट हो गया ख़त्म। अब हम शुरू करेंगे पिस्टिल। पिस्टिल ये ऐसा वाला रीजन, पिस्टिल के अंदर होता है आपका ओव्यूल, मतलब यहाँ पे लॉक्यूल में ओव्यूल, जिसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। इसके अंदर बनेगी आपकी एम्ब्रियो सैक। तो इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, तो ये हम पूरा पढ़ेंगे अब, जैसे हमने वो पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, इसमें पॉलिनेशन हुई मतलब फर्टिलाइज कैसे हुआ,
पॉलिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के एजेंट क्या क्या हैं, किस किस ने पॉलिनेशन करवाई, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारा अगला टॉपिक होगा पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो कैसे बना, सीड कैसे बना, फिर पढ़ेंगे फ्रूट कैसे बना, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। फटाफट जाते हैं अभी फीमेल वाले पार्ट पे। चल अब आते हैं पिस्टल पे, मेगास्पोरेंजियम पे और एम्ब्रियो सैक पे। ठीक है, सबसे पहले ऐसे समझते हैं जो हमने अब खुद पढ़ रखा है। मैं यहाँ पे कोई पेज ढूंढती हूँ, ये देखो गाइनोशियम, यहीं पे इससे मैं खुद क्या ही करूँ। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम ये वाला क्या होता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके रुकेगा। फिर ये हो गया स्टाइल। स्टाइल वो एरिया, एक लंबा सा सिलेंडर सा स्टाक जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन ट्रैवल करेगा और पहुँचेगा कहाँ, ओवरी तक। ये क्या है, ओवरी। बेसल बल्ज्ड पार्ट, बेसल बल्ज्ड पार्ट, इसमें क्या होता है अंदर इसके यहाँ पे ऐसे वॉल पे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहाँ से अराइज होता है, इनर ओवरी की वॉल से प्लेसेंटा अराइज होता है। इसमें टिश्यू कौन सा होता है, पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू ना, लाइव लिविंग होता है। स्क्लेरन डेड होता है ना। हाँ, पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस कराता है। फिर पैरेन्काइमा वो है ना जिसमें बहुत सेलुलर स्पेस होती है, कम होती है, किसी में ज़्यादा वेरी करती है, फिर वो फोटोसिंथेसिस करता है और स्टोर करता है फूड ऐसे। हाँ, तो पैरेन्काइमा का इसलिए क्योंकि ये फूड स्टोर करता है, यही फूड फिर बाद में जाके इसको नरिश करने में हेल्प आता है। पैरेन्काइमा मतलब हमारे पेरेंट्स जैसे, तो क्या करते अच्छा, हैं, फोटोसिंथेसिस करके कहाँ जाते हैं, फिर स्टोर करते हैं। पैरेन्काइमेटा क्योंकि इसमें बहुत सारा फूड होता है तो वो फूड प्लेसेंटा को हेल्प करेगा। पापा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हाँ, ठीक 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 ठीक। तो ये हो गया पैरेन्काइमा, ये आगे जाके ओव्यूल को नरिश करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे ओव्यूल होते हैं, ये जो खाली स्पेस होती है इसको हम कहते हैं लॉक्यूल, ये इसके अंदर होती है। हमें ये पता है इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिस्टल या कहते हैं कार्पल। ठीक है, अगली स्लाइड। कितनी ओवरी होती है ओव्यूल में, वैसे तो वेरी करता है ये स्ट्रक्चर, लेकिन हमने एक पढ़ा था कि अगर सिंगल ओव्यूल हो, एक ओव्यूल हो, वो किस में होता है, सीरियल्स में। जैसे रॉ, RWM, राइस, व्हीट और मेज, इसमें कितने ओव्यूल होते हैं, एक सिंगल ओव्यूल। ठीक है, मैंगो, कोकोनट, सनफ्लावर भी इसकी और एग्जांपल। सनफ्लावर की कौन सी फैमिली होती है, 30 मिनट लगता है वाइबिलिटी पॉलन ग्रेन का। हाँ, इसमें इन तीनों में सीरियल्स में। और इसमें मैंगो में एक ओव्यूल, क्योंकि मैंगो में कितने सीड बनते हैं, एक। कोकोनट में कितना है, एक। सनफ्लावर का जो तुझे पता है, सनफ्लावर में ये जो ये होती हैं, ये जो इतनी हमें कलियाँ दिखती हैं, और ये जो ब्राउन पार्ट होता है ये क्या होता है, वो नहीं, वो हर एक एक पत्ती है, रे फ्लोरेट होती हैं। जो हमें येलो दिखता है वो 3 पत्तियाँ होती हैं। रे फ्लोरेट किसी में तो होता है ना, रे सनफ्लावर में ही होता है। सनफ्लावर की पूरी फैमिली में रे फ्लोरेट्स होते हैं। रे आता है एग्जांपल में, याद है आपको? ये मैं शायद भूल चुकी हूँ कितना। हाँ यार है, हाँ एक रे वाली लाइन, रे ऑफ दैट, जो कि चल बाद में देखते हैं, अब इस पे आ जा। और मैनी, बहुत सारे, किसमें, पपाया में बहुत सारे सीड होते हैं, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड होते हैं, ककम्बर में बहुत। ऑर्किड एक फूल है जिसमें हज़ारों ओव्यूल होते हैं। ऑर्किड वो तो नहीं जो मैंगो ट्री में वो करता है, लपेटता है मैंगो ट्री को। हाँ, वही ऑर्किड है। अच्छा, ठीक है, तो अभी क्या क्या पढ़ा, सिंगल ओव्यूल वाले कौन कौन से हैं और मल्टीपल ओव्यूल। पहले तो सीरियल में राइस, व्हीट और क्या कहते हैं, मेज। ठीक है, उसके बाद मैंगो, कोकोनट, सनफ्लावर। मैनी में कौन कौन से आगे, सबसे पहले वाटरमेलन, ककम्बर, पपाया भी होगा, उसमें बहुत सारे होते हैं। वाटरमेलन ये और ऑर्किड, इसमें हज़ारों ओव्यूल होते हैं। कोई रह तो नहीं क्या, वाटरमेलन, पपाया, ककम्बर, ऑर्किड, सब हो गया। अब गाइनोशियम मतलब यही वाला जो पिस्टल है हमारा, इसी को हम गाइनोशियम कहते हैं। या तो ये मोनोकार्पल होगा या मल्टी कार्पल, या किसी में एक कार्पल या बहुत सारे। ऐसा ओवरी जो है, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर अगर एक है। ओव्यूल तो हो गया कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल बन रहा है वो एक बन रहे हैं या बहुत सारे बन रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है एक ओवरी है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल बन रहे हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए जिसमें एक ओवरी है उसमें दोनों कंडीशन हो सकती हैं, सिंगल ओव्यूल भी बन सकता है, मैनी ओव्यूल भी।
ओव्यूल का सिंपल ये समझ लो किसमें सीड कितने बन रहे हैं, ये कार्पल का ये समझ लो किसमें फ्रूट कितने बन रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लोटस है, रुक जा पेपर ये बाद में समझते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। सिंगल मतलब जिसमें एक फ्रूट बनता है, तो मैंगो की एक उससे एक ही फूल निकलता है, मतलब एक से एक ही फ्रूट निकलता है। कोकोनट का एक पत्ता उससे एक ही वो निकलता है। सी जैसे वीट हो गया तो एक उस पे एक ही वीट का वो लगेगा, तो सिंगल का है ना। राइस हो गया तो एक पे एक ही लगेगा। मेज़ हो गया तो एक पे एक ही भुट्टा लगेगा, 4 भुट्टे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो सिंगल ये हो गए सिंगल कार्पल, मतलब जिसमें सिंगल ओवरी है, ठीक है। अब इन सब में इन सिंगल ओवरी लेग्यूमिनेसी फैमिली पूरी जो सिंगल ओवरी वाले हैं, इनमें मल्टीपल ओव्यूल हो सकते हैं। एक ओवरी में हो जाए 4 ओव्यूल, बन गया आपका मल्टी ओव्यूल है। कोई वो थोड़े कि नहीं हो सकता। मल्टी कार्पलरी ये बहुत कॉमन कंडीशन है, बहुत सारे कार्पल हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है मिशेलिया, हिबिस्कस, पेपेवर, लोटस, रोज, ठीक है। अब जो जिनमें मल्टी कार्पल है इसमें 2 तरह की होती हैं, तो एपोकार्पस या सिनकार्पस। सिनकार्पस में आपका हो गया सोलिनेसी, मालविनेसी, लिलिएसी, मस्टर्ड, ये सबसे कॉमन है। इसमें सारे के सारे कार्पल नीचे से मिल गए होते हैं। सारी की सारी पिस्टिल, मतलब जैसे ये एक है, ये तो ये दूसरे से यहाँ मिल जाएगी, तीसरे से यहाँ, चौथे से यहाँ, ये ऐसे मिलके गुच्छा, जैसे स्टेमन अपना गुच्छा बनाता है वैसे ओवरीज अपना गुच्छा बनाती हैं। सिनकार्पस में ये क्या हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं बहुत सारी। एपोकार्पस में होती बहुत सारी हैं लेकिन फ्यूज़ नहीं होती, अलग अलग फ्री होती हैं। तो फ्री किस किस में है, लोटस, रोज, मिशालिया, और जुड़ी जुड़ी किस में है, सोलिनेसी, मालविनेसी, लिलिएसी और मस्टर्ड में। तो मैं मस्टर्ड सब में आता है ना, बहुत मस्टर्ड का डिमांड है हर किसी। सरसों, हाँ, उधर लगती है बहुत सारी। जैसे कुछ भी रूट ये हो, ये है इसका, वो है इसका, हर एक एग्जांपल में मैं ना आना ही इनकी आना था। जोड़ दो, इनको मैं रोज़ रिवाइज करूँगी तो मुझे अच्छे से याद रहेगा। ये देखिए, ये स्टिग्मा यहाँ पे लैंड करेगा, ये स्टाइल, और ये आपका ओवरी, और ये थैलेमस, ठीक है। ये पेपेवर है। पेपेवर में क्या होते हैं, बहुत सारे कार्पल होते हैं। ये देखिए कार्पल फ्यूज़ है ना, ये रहा, ये देख फ्यूज़। ये थैलेमस है, ये एक स्टिग्मा, सबका स्टिग्मा क्या है, एक जगह मिल जा चुका है, फ्यूज़। मिशालिया देख, ये एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे फ्यूज़ हैं, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, फ्यूज़। मल्टी कार्पलरी और फ्यूज़ मतलब सिनकार्प। ये एपोकार्पस है क्या, मिशालिया, अकेला ही लग रहा है ऐसे कुछ। एक ये तो सिनकार्पस है। पेपेवर मल्टी कार्पलरी और सिनकार्पस, मुझे लग रहा है ये वो होगा एपोकार्पस। हाँ, मिशेलिया एपोकार्पस है। ये एक अलग बहुत मशल रहा है, मशल कुछ कहते हैं ना, मशर रहा है, मतलब बहुत उड़क रहा है, अच्छा, एक लड़की फैल रहा है, एक लड़के का कहते थे मशल रहा है, बड़ा मसला है, क्या गल है, चपेट नहीं पेगी। अच्छा, बहुत उड़ते हैं, हवाबाजी करते हैं जो, अच्छा मशर्ड रहा है, पता नहीं। ये देखिए अलग अलग है ना, हर एक दूसरे से अलग अलग। अगर ये ऐसे खुला है मिशेलिया तो मतलब एपोकार्पस है, अगर ये ऐसे होता पेपेवर की तरह तो मतलब सिनकार्पस है। साथ सिनकार्पस, अलग अलग एपोकार्पस। ए है ना, ए मतलब अलग अलग और एस मतलब साथ, ठीक है। तो वैसे समझ लेना। अब ये आ गया हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम वो जिसको इंटेग्यूमेंट कर दिया, जिसको हमने एक लेयर से बंद कर दिया है, इंटीग्यूमेंट की लेयर। इंटेग्यूमेंट। अब देख, ये है आपकी फ्यूनिकल, ये हाइलम वो पार्ट जहाँ पे ये जुड़ते हैं, ये माइक्रोपाइल ओपनिंग, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट, ये न्यूसेलस, ये है क्लेजल एंड, ये है माइक्रो कैलेजल चलाजल एंड, ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, मतलब 180 डिग्री उल्टा। असल में ये नीचे की तरफ होता है लेकिन हमने इसको उल्टा कर दिया है समझने के लिए। ये यंग ओव्यूल है, फ्यूनिकल प्लेसेंटा से जोड़ता है। अभी समझते हैं, रुक जा, स्टार्ट। ओवरी वॉल को साथ जोड़ता है ये फ्यूनिकल, वो पॉइंट जहाँ से ये और ये मिलते हैं वो हाइलम, वो ऊपर वाला एंड माइक्रोपाइलर, नीचे वाला एंड कैलेजल, ये एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस के सेल्स, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, बस खत्म। चल अब समझते हैं एक एक को क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फ्यूनिकल अब तक हमने कोई डिवीजन नहीं की, तो मतलब इसमें जो भी सेल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, 2n। फ्यूनिकल 2n, हाइलम 2n, माइक्रोपाइल 2n। फ्यूनिकल वो स्टाल्क है, वो स्टाल्क है जो इसको ओव्यूल को किससे, ये ओवरी की वॉल है, ये यहाँ पे क्या है प्लेसेंटा इस वॉल पे पूरा, तो ये फ्यूनिकल इसको किससे जोड़ेगा, प्लेसेंटा से या ओवरी की वॉल से। ऐसा ही है ना, ऐसा ही स्ट्रक्चर है ना।
ये माइक्रोपाइलर एंड ये क्लाजल एंड। वो पार्ट जहाँ फ्यूनिकल जोड़ता है वो कौन सा हो गया, माइक्रोपाइलर, और जहाँ फ्यूनिकल नहीं है वो कौन सा है, क्लाजल एंड। तो वो स्टार्क जहाँ से ओव्यूल को ओवरी वॉल से जोड़ा जाता है उसको फ्यूनिकल कहते हैं। हाइलम वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ फ्यूनिकल जो है वो इस ओव्यूल से आके मिल रहा है, मतलब ये फ्यूनिकल और ओव्यूल जहाँ मिल रहा है वो हाइलम, फ्यूनिकल इसको जोड़ रहा है ओवरी वॉल मतलब प्लेसेंटा से। उसके बाद माइक्रोपाइलर मतलब ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, ये देखना ये फ्यूनिकल, ये इसको ऐसे जोड़ रहा है, ये हाइलम, और ये वाला पार्ट जो इसके साथ है ओपनिंग ओव्यूल की वो कौन है, माइक्रोपाइल। बेसल पार्ट में कौन है, माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट क्लाजल एंड। न्यूसेलस कौन है, ये ड्यूप्लॉइड जो बीच में सेल्स होते हैं, जैसे उसमें स्पोरोजिनस सेल डिप्लॉइड थे ना, इसमें कौन सा सेल डिप्लॉइड है, न्यूसेलस। ये किससे बने हैं, पैरेन्काइमेटा से, वही इनके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन जो उन्होंने स्टोर कर रखा हुआ है। इंटेगुमेंट भी डिप्लॉइड होती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे उसमें 4 लेयर थी, एपिथेलियम, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम, वैसे इसमें इंटेगुमेंट होती हैं 2, एक इनर इंटेगुमेंट एक आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। बिटजेनिक ये नहीं है, यूनिटेगुमेंट मतलब बेसिकली इसमें 2 ही बता रखी हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट बस। एम्ब्रियो सैक, ये देख इंटेगुमेंट, ये तो 2n होगी, ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अभी तक क्योंकि डिवीजन नहीं हुई तो 2 तरह के इंटेगुमेंट, आउटर और वो ये क्या होती हैं, प्रोटेक्टिव होती हैं, ठीक है, सेम। एम्ब्रियो सैक, अब ये एम्ब्रियो सैक कैसी है, हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड क्यों है मुझे नहीं समझ आ रहा, वो हम आगे जाके समझेंगे कि हैप्लॉइड क्यों है। बेसिकली ये तब बनती है जब न्यूसेलस के सेल्स डिवाइड करते हैं तो एम्ब्रियो सैक बनती है। अब वो आगे पढ़ेंगे कि क्यों हैप्लॉइड होती है, वो बाद में देखते हैं। ये एम्ब्रियो सैक क्या है, दिस इज़ फीमेल गैमेटोफाइट। ये कहाँ होती है, ओव्यूल के अंदर होती है। वो क्यों होती है वो आगे बढ़ते हैं, अभी नहीं समझते इसको, अभी बस ये समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। मेगास्पोर कैसे बनेगा, जो कि हैप्लॉइड होगा। उसमें माइक्रोस्पोर बना था 4, वो हैप्लॉइड थे। इसमें मेगास्पोर जब बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड बनेगा। किसके अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। तो ये ओव्यूल है, मैंने बताया ओव्यूल के अंदर सेल्स होते हैं किसके, न्यूसेलस के, न्यूट्रिशनस होते हैं, पैरेन्काइमेटा से बनते हैं। ये 2n है। हर एक सेल ऑफ न्यूसेलस जो है वो डिवाइड कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है, मतलब अपनी पावर से शक्तिमान ही गंगाधर है, वैसे न्यूसेलस का हर एक सेल ही क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, MMC 2n, जैसे ये 2n ये भी 2n, MMC ये है क्या कहते हैं न्यूसेलस के सेल, ये है MMC 2n, ठीक है। उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर कैसे बनेगा, तो समझ ले ये एक सेल है न्यूसेलस का जो कि 2n है, ठीक है। न्यूसेलस का एक सेल है मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n है। ये कहाँ बन गया, माइक्रोपाइलर साइड में बन गया, मतलब ऊपर बन गया, जहाँ फ्यूनिकल है, जहाँ हाइलम है उसके पास बन गया। जो हाइलम के अपोजिट है वो कौन है, क्लाजल एंड, और जो हाइलम के साथ है वो कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड के पास बन गया। इसमें क्या हो रहा है, एक सेल न्यूसेलस का जो माइक्रोपाइलर एंड के पास है, कोई भी एक सेल, सब सेल नहीं, सब बन सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, लेकिन कोई एक सेल कहेगा आज मेरी बारी, और वो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड कर देगा न्यूसेलस का सेल और अपने आप को बना लेगा MMC मेगास्पोर मदर सेल। ये अभी तो डिप्लॉइड होगा, डायरेक्ट MMP उसमें सब बन रहे थे, तभी तो पॉलन ग्रेन इतने होते हैं और बीच में सीड या फ्रूट जो है वो एक बनता है। इसमें न्यूसेलस से बना, हाँ, उसमें डायरेक्ट उसमें जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू थे ना उसके हर एक सेल एक पोटेंशियल पोलन ग्रेन है। इसमें कोई एक सेल माइक्रोपाइलर एंड का कहेगा आज मैं न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल बनूंगा, तो वो डिप्लॉइड तो होगा क्योंकि उसमें कोई डिवीजन नहीं हुई, डिफरेंशिएशन हुई है, मतलब उसने कपड़े बदले हैं सिर्फ, उसने अपने आप अंदर कुछ चेंज नहीं करा, तो वो बड़ा होगा एक तो, क्योंकि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस सारा काम उसको करना है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा होगा उसी को चूज़ किया जाएगा घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए, और उसको कपड़े पहना के भेज दिया जाएगा कि जा इंटरव्यू दे के आ, पास होकर नहीं होगा वो अलग बात है। तो इसको डिप्लॉइड है, लार्ज सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें होगी मियोसिस और बनेंगे 4 मेगास्पोर। क्या बन गए, 4 मेगास्पोर, ठीक है। ये क्या बन गया, मेगास्पोर टेट्राड, इसमें भी कैलेस होगा, या इसमें कोई तो ऐसी लेयर होगी जो इसको डीजनरेट करेगी, और अब क्या बनेगा हमारे पास, डीजनरेट होंगे, एक रह गया, 3 मर जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मम्मी ने भेजा बच्चे को कि जा इंटरव्यू दे के आ, उसने 4 जगह इंटरव्यू दिया, 3 जगह वो डीसेलेक्ट हो गया, एक जगह वो क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, तो अब ये उसकी फंक्शन है, ये उसका फंक्शनल काम है, वो एक बन गया फंक्शनल मेगास्पोर। अब वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है एक बच्चा भी, लेकिन जब वो उसको मम्मी ने भेजा था वो बहुत मोटा था, तो जब उसको 4 इंटरव्यू देने पड़े वो दुबला पतला हो गया, तो वो क्या बन गया, N बन गया।
मियोसिस हो गई तो ये एक एन बन गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये प्रेजेंट किस साइड होगा, कोलेजल साइड। जो मेगास्पोर मदर सेल था वो हमने लिया था माइक्रोपाइलर एंड से, लेकिन जो माइक्रोस्पोर बनेगा वो किस साइड बनेगा, कोलेजल साइड में, चलाजल साइड में। ये समझ आ गया। ऊपर वाले तीनों रीजनरेट हो गए, पहले वो यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। अब लास्ट वाला जो था नीचे वाला, वहाँ पे जाके उसने जॉब ले ली। उसने कहा ठीक है यहाँ पे काम कर लेता हूँ। देख क्या रहा है, अच्छा यहाँ पे जाके वो रह गया ना एन। हाँ एक रह गया, ठीक है। 3 रीजनरेट हो गए। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, फिर से पढ़ते हैं। ये एक ओव्यूल है, इसमें ये सारे न्यूसेलस के सेल्स हैं। इसमें 2 इंटेगुमेंट होगी, बाहर इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। ये सारे न्यूसेलस के सेल हैं। न्यूसेलस का कोई एक सेल जो किस तरफ प्रेजेंट होगा, माइक्रोपाइलर साइड प्रेजेंट होगा। ये कहेगा आज मैं बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल। ये बन गया मेगास्पोर मदर सेल। इसमें है एक डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होंगे हमारे मेगास्पोर डायड। मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1, ठीक है। अब 2 सेल बन गए। मियोसिस 2 के बाद कितने सेल बन गए, 4 सेल। मतलब प्रॉपर पूरी मियोसिस खत्म होने के बाद हमारे पास कितने सेल बन गए, 4। मेगास्पोर का क्या बन गया, टेट्राड। अब इसमें से 3 हो जाएंगे डीजनरेट, बचेगा हमारे पास कितना, 1। ये 1 बच जाएगा। सबसे नीचे वाला क्यों बटेगा, क्योंकि ये कोलेजल साइड पे हमें यही चाहिए। माइक्रोपाइलर एंड है, ये कोलेजल साइड है। अब क्या होता है, ये देख, ये फंक्शनल यहाँ बच गया। ये इसका क्या होगा, ये फंक्शनल जो है इसमें होगी पहली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, बस कैरियोकाइनेसिस होगी। इसका न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा। अब बच्चे के पास पैसे आ गए, अब उसको ना समझ में नहीं आ रहा मैं इस पैसे का क्या करूँ। तो वो क्या कर रहा है, वो पैसे सेव करता जा रहा है कि मैं सेव करूँगा और एकदम से कुछ बड़ी चीज़ खरीदूंगा। उसने पहले महीने की भी सैलरी ज्वाइन करी और 1 महीने की, उसके पास पहले कुछ पैसे थे जो उसको मम्मी ने दे के भेजे थे। उसके बाद उसने अपनी अगले महीने की सैलरी भी खुद में ज्वाइन कर ली। अब उसके पास 2 सैलरीज हैं, तो वो आ गया 2 न्यूक्लियर स्टेज पे। कहाँ पे, 2 न्यूक्लियर साइड। दोनों न्यूक्लियस कहाँ चले जाते हैं, अपोजिट साइड चले जाते हैं। हाँ, दोनों न्यूक्लियस अपोजिट साइड चले जाते हैं। तो उसने कुछ पैसे एक अकाउंट में डाले, कुछ पैसे उसने दूसरे अकाउंट में डाले। फिर उसके पास 2-4 महीनों की और सैलरी आई, उसने वो सैलरी भी क्या करी, इकट्ठा कर ली। अब वो 4 न्यूक्लियर स्टेज पे है। मतलब एक और इसके भी, इसमें अलग माइटोसिस हुई, इसमें अलग माइटोसिस हुई। ये सब अब एन है, सारे एन, सब एन है। इसमें भी सिंगल सारे 4 न्यूक्लियर है, 1 सेल। अब उसने 6 महीने की सैलरी जोड़ दी। ये देख, एक यहाँ भी इसकी भी माइटोसिस, इसकी भी। अब कितने हो गए, 8 न्यूक्लियर स्टेज, 8 न्यूक्लियर स्टेज। तो यही 8 न्यूक्लियस हैं जो हम ओव्यूल में कहते हैं कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज। पढ़ा है ना, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, यही है वो। अब उसने इतने सारे जो पैसे इकट्ठा कर लिए, उसने इनको सही जगह पे इन्वेस्ट किया। कुछ पैसे उसने मम्मी को दिए, कुछ उसने बहन को दिए, कुछ उसने इन्वेस्ट कर लिए। तो क्या होता है, 3 जो सेल हैं वो जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, 3 जो न्यूक्लियस हैं वो जाते हैं चलाजल एंड पे, और 2 न्यूक्लियस कहाँ रह जाते हैं, सेंटर पे। अल्टीमेटली इन सब में साइटोकाइनेसिस। अल्टीमेटली जिसको उसने पैसे दिए उसने, मम्मी ने सूट खरीदा, रिश्तेदारों को दिए, जो उधार लिया था वो, बहन ने अपनी शादी के लिए बचाए, अपने लिए कुछ लिया, कॉलेज के लिए कुछ लिया, और जो उसके अपने थे वो उसने फिर सेव कर लिए। जो कमाता है वो खर्च नहीं करता, ठीक है। तो अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस एंड में हो गई। तब तक नहीं हुई थी, पहले 1 सेल था, इससे 2 बने, दोनों चले गए अलग अलग। अब फिर ये हो गई फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन। अब दोनों के जाने के बाद हुई सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए। फिर हुई एक थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन जिसमें 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए। इसके बाद इन सब की क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, 3 यहाँ रह गए और 3 यहाँ रह गए, 2 सेंटर में आ गए। फिर इनकी क्या हुई, साइटोकाइनेसिस, जिसके बाद इनकी सेल वॉल बन गई, डिवाइड हो गए ना, साइटोकाइनेसिस। हाँ, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल बन गया, जो साइटोप्लाज्म था वो डिवाइड होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया, ठीक है। तो अब इसके पास कितने न्यूक्लियस हैं, अगर ध्यान से देखा जाए, कितने, आउट ऑफ 8 ओनली 6 न्यूक्लियस अंडरगो सेल वॉल डेवलपमेंट। सिर्फ 6 न्यूक्लियस है जिनमें क्या बनेगा, सेल। बाकी 2 बीच में सेंटर में रह जाएंगे। इनको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये इनमें सेल वॉल डिवीजन नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, अब इसमें कितने सेल हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, और ये बड़ा वाला 7 सेल जिसके ये 2 न्यूक्लियस हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ओव्यूल की स्टेज कैसी होती है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ये शायद 10 बार नीट में सवाल आ गया है। मेरे को लगा कि ये दोनों एक सेल बना था, तभी वो, ये ऑलरेडी जो एक बड़ा सेल था जो हमारा एन था, और ये सब कैसे हैं, एन, सब एन है। तो ये एम्ब्रियो सैक जो है, एक तो ये हैप्लॉइड होता है। आप समझ आ गया क्यों हैप्लॉइड होता है,
जो मेगास्पोर मदर सेल था उसने जो मेगास्पोर मदर सेल ने जो फंक्शनल मेगास्पोर बनाया, वही फंक्शनल मेगास्पोर तो एम्ब्रियो सैक बना है। वही फंक्शनल मेगास्पोर तो एम्ब्रियो सैक बना। ये देखना यही था ना, एन था ना ये? हाँ ये एन था यार। ये उससे 4 थे ना, चारों एन थे, 3 डीजनरेट हो गए, 1 बच गया। वही एक ने डिविजन्स कर करके अपने आप को इतना बना दिया। तो अब समझ आया मैंने क्यों कहा था एम्ब्रियो सैक जो है वो हैप्लॉइड होगा, बाद में समझ आएगा। ये एम्ब्रियो सैक है, ये हैप्लॉइड है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब फीमेल में यही एक फंक्शनल मेगास्पोर बना था। और इसमें कितने सेल हैं? 7 सेल हैं और 8 क्या हैं? न्यूक्लियस। और ये पूरा का पूरा कैसा है? एन, ठीक है। और ये जो सेंटर के न्यूक्लिया इनको पोलर न्यूक्लिया कहते हैं। 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड के पास, 3 सेल चलाजल एंड के पास। अब ये जो ये हैं, अब इनको हम क्या क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। जो माइक्रोपाइलर एंड पे सेल्स होते हैं ना, ये जो 2 सेल्स बिल्कुल वॉल पे चिपके होते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं सिनर्जिड्स। इनमें ना ऐसे विलाए भी होते हैं अंदर। हाँ अपरेटस वो तो नीचे वाला होता है। फिर ये एंटीपोडल है ना। हाँ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, अभी पढ़ते हैं। हाँ तो ये साइनर्जिड हो गए और ये हो गया इनका एग सेल। 2 साइनर्जिड और 1 एग सेल। ये पूरे को हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग सेल है तो इस पूरे को हम कहते हैं एग अपरेटस, जिसमें 3 सेल होते हैं जो कि माइक्रोपाइलर स्टेज में होते हैं। इसमें 2 साइनर्जिड 1 एग सेल, मतलब फीमेल गैमेट। एग है, यही आके पोलर के साथ मिलेगा, इसी का एम्ब्रियो बनेगा। ये एम्ब्रियो सैक है, इसमें एम्ब्रियो बनेगा। ये जो एग सेल है ना, यही एग सेल क्या करेगा? पोलन के साथ फ्यूज़ करेगा। तो ये एग सेल जिसके पास है, उस पूरे को स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं? एग अपरेटस। और जो दूसरी साइड है चिराजल साइड, ये एंटीपोडल है, इनका नाम है बस एंटीपोडल सेल। ये भी 3 सेल। और बीच में जो सेंट्रल सेल है, इसके 2 न्यूक्लियस है। कौन से? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब माइक्रोपाइलर, इसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज है। एक ये सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो 100 बार आ चुका है, फिर भी सब गलत करके आते हैं। कितने सेल है? 7, न्यूक्लियस कितने? 8। ये है पॉलीगोनम टाइप, मतलब इसमें बहुत सारे सेल्स और न्यूक्लियस हैं, तो पॉलीगोनम। एम्ब्रियो सैक कैसा है? मोनोस्पोरिक। सेल कितना है इसमें एम्ब्रियो सैक में? 1। एग कितना है बेसिकली? एग कितना है? 1। तो स्पोर कितना आएगा? 1। तो मोनोस्पोरिक ही हुआ ना। एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम सिंगल। ये कितने मेगास्पोर से डेवलप हुआ था? 1, क्योंकि 3 मेगास्पोर तो डीजनरेट हो गए थे। तो एक सेल से हमारे 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बन गए। अब साइनर्जिड का देखते हैं। साइनर्जिड हर चीज़ जो है इसमें वो हैप्लॉइड होगी। साइनर्जिड हैप्लॉइड, इसमें होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, वो जो ऐसे थे, सही बोल रही थी। हेल्पर सेल होता है ये। सेल्यूलोज को पतला माइक्रोफिब्रिल दे रिलीज कीमोट्रोप। अरे मेरे को पता है ये क्या करता है, ये पॉलन ट्यूब को ना डायरेक्शन देता है कि तू इस तरफ ग्रो कर जा। मतलब जो पॉलन ग्रेन आ रहा होता है ना, उसको कहता है आजा हमारे एग तक पहुंच जा, तो उसको रास्ता दिखाता है। इसमें कुछ कीमोट्रॉफिक, कुछ ऐसे केमिकल होता है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं साइनर्जिड की तरफ, एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल की तरफ। मतलब जब पॉलन ग्रेन यहाँ से फ्यूनिकल से मतलब उससे क्या कहते हैं, वही एक होल था ना, माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर होती है। तो जब माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो ये माइक्रोपाइलर एंड पे ही होते हैं, ये केमिकल रिलीज़ करते हैं इसको रास्ता दिखाने के लिए कि यहाँ एग सेल है, यहाँ तक आ जा। एग सेल हैप्लॉइड है, यही आगे जाके फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना के 2n बनेगा। सेंट्रल सेल ये हैप्लॉइड होता है। अब देख, सबको लगेगा इसमें 2 न्यूक्लियस है, ये तो 2n होना चाहिए। नहीं, न्यूक्लियस 2 हैं बाई न्यूक्लिएटेड, लेकिन ये है कैसा? हैप्लॉइड। ये ट्विस्ट है। ये सेंट्रल सेल है कैसा? हैप्लॉइड। बेशक बाई न्यूक्लिएटेड है, लेकिन है कैसा? हैप्लॉइड। ये सेंट्रल सेल की जब फर्टिलाइजेशन होगी तो इस फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, विच इज़ पैक। प्राइमरी एंडोस्पर्म का सेल, ये आगे समझ आएगा क्या बनाता है क्या नहीं। ये जो सेंट्रल सेल होता है इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, N और N, लेकिन ये 2n स्टेज नहीं है, ये सिंगल n स्टेज है। ये है हैप्लॉइड। लग रहा है ना कि 2n है, 2n होगा, लेकिन ट्विस्ट क्या है कि ये क्या है? हैप्लॉइड सेल। और ये बनाता है पैक फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म। वो तो अगर कोई पूछे, वो तो बाद में देखते हैं पैक का क्या होता है। वैसे 3n होती है पैक की स्टेज, क्योंकि इसमें 2n होते हैं और 1n और आता है, तो ये 3n हो जाता है। बस देखते हैं। फ्यूनिकल कहाँ पे अटैच होता है? ओव्यूल से हाइलम पे। इन पे तो नहीं होता। 82% एंजियोस्पर्म की फैमिली कैसी होती है? एनाट्रोपस। मतलब इनमें जो फ्यूनिकल है, हमने जो पढ़ा था वो ओव्यूल जो है वो एनाट्रोपस पढ़ा था, मतलब जिसका फ्यूनिकल ऐसा होता है और जो ऐसा उल्टा 180 डिग्री, मतलब असल में इसका फ्यूनिकल ऐसे नीचे होता है, ये ऐसे होता है, तो ये एनाट्रोपस, इसका उल्टा हो जाता है एनाट्रोपस।
मल्टी कार्पल सिन मतलब साथ साथ रहने वाले, तो साथ मल्टी जुड़े जुड़े कौन थे? पेपेवर। मिशेलिया कैसा था? एपिकार्पस। हिबिस्कस का पता नहीं, मोर देन वन ऑप्शन आर ट्रू। हिबिस्कस भी है, हिबिस्कस भी जुड़ा जुड़ा ही था, मतलब चाइना रोज भी उसके कार्पल भी जुड़े जुड़े ही थे। तो पेपेवर और हिबिस्कस जो हैं ये एग्जाम्पल है मल्टी कार्पलरी के, और मिशेलिया एग्जाम्पल है, मिशेलिया, रोज और लोटस ये एग्जाम्पल है एपोकार्पस के। पेपेवर और हिबिस्कस और मस्टर्ड एग्जाम्पल हैं सिनकार्पस के। ऑड वन निकालो बाहर। न्यूसेलस 2n, इंटेगुमेंट 2n, फ्यूनिकल 2n, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड। ठीक है। जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है इसमें कितनी माइटोसिस और कितनी मियोसिस होती हैं? ध्यान से सोचना। इसमें मियोसिस तो एक ही होगी क्योंकि एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 वो बने थे, है ना, 4 ही बने थे ना, और ये अब डिजेनरेट तो एक मियोसिस हो गई, मतलब एक मियोसिस होगी। अब माइटोसिस कितनी होगी? तो एक ये था, इसमें हुई थी पहली माइटोसिस और बने थे 2 न्यूक्लियस। फिर एक और माइटोसिस हुई थी तो बने थे 1 2 3 4। फिर एक और हुई थी तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितनी माइटोसिस हुई? 3 हुई ना। और मियोसिस कितनी हुई थी? 1। तो 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। चलो आगे पॉलिनेशन पे एक बार एनसीईआरटी से समझ लेते हैं इस टॉपिक को अच्छे से, पहले नोट्स देख लेते हैं। यहाँ से समझते हैं। ओव्यूल जो है इसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, ये एनाट्रोपस होता है, मतलब 180 डिग्री उल्टा। फ्यूनिकल जो है ये ओव्यूल से अटैच होती है एक छोटी सी स्टाल्क से। हाइलम जो है वो ओव्यूल और फिनिकल के बीच का वो पार्ट है। इसमें इंटेगुमेंट होती है जो 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, ये सबको कवर करती हैं न्यू सेल एक्सेप्ट वो जो माइक्रोपाइल की एक पार्ट होता है ना जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है, उसको छोड़ के हर पार्ट को इंटेगुमेंट कवर करती है। जो बेसल पार्ट होता है इसको क्लाजल पार्ट कहते हैं। इसमें न्यूसेलस के सेल्स होते हैं जो पैरेंकाइमेटस होता है, इसमें बहुत सारा फूड होता है रिजर्व, ठीक है। सेंटर में एम्ब्रियो सैक होता है जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है जो न्यूसेलस के बीच में प्रेजेंट होता है। मेगास्पोरेंजियम होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो न्यूसेलस का सेल है वो क्या करता है? अपने आप को ग्रो करता है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। फिर इसमें क्या होती है? 1 मियोसिस, 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं। जो क्लाजल साइड का वो होता है माइक्रोस्पोर, वो जो है वो फंक्शनल बन जाता है। इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक में उससे स्पोर से वो डेवलपमेंट होगी। ये पोलन ग्रेन का है कि ये मेल गैमेटोफाइट होता है, स्फेरिकल 25 से 50 माइक्रो। ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है वहाँ जंप पोर पे, एक्साइन एंड टाइन। और ये फिर नीट का PYQ है, ये क्या? इनऑर्गेन। अच्छा हाँ, मोस्ट अच्छा सवाल ये था कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है स्पोरोपोलिन या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। एनसीईआरटी में लिख रखा है ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। इसका टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, क्या कहते हैं, स्पोरोपोलिन का, पोलन ग्रेन के उसमें। तो ये सब हो गए, अब ये हो गया, अब हम ये पढ़ रहे थे ना, हाँ। तो फिर ये एक जो फंक्शनल मेगास्पोर जो कि इस नीचे वाली साइड होता है, इसमें हुई 1 माइटोसिस तो बन गए 2 माइटोसिस हुई तो बन गए ये। फिर तीसरी माइटोसिस हुई तो 8 सेल बन गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। फिर सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, 6 में से 8 सेल में सेल वॉल बनती है। और ये हो गया क्लाजल। अब उल्टा कर दिया हमने, माइक्रोपाइलर एंड को नीचे भेज दिया, क्लाजल एंड को ऊपर भेज दिया। 6 सेल में जो हमारे 8 न्यूक्लियस थे ना, इसमें से 1 2 3 4 5 6 में ही तो सेल वॉल बनी ना। एक तो पहले से था सेंट्रल सेल और ये 2 उसके पास चले गए, ठीक है। अब हमने उल्टा कर दिया, ये क्लाजल पार्ट है, ये माइक्रोपाइलर है, माइक्रोपाइलर ही गाइड करेगा। तो इसमें होंगे साइनर्जिड जिनके अंदर क्या होते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस, और एक इसमें होता है एग सेल। ये सेंट्रल सेल जिसमें है 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये सब हैप्लॉइड है, और ये एंटीपोडल सेल है। फिलीफॉर्म एपरेटस इसमें क्या करता है? ये स्पेशल सेलुलर थिकनिंग मतलब गाइड करता है बेसिकली पोलन ग्रेन को कि आओ, और इस पूरे को हम एग एपरेटस कहते हैं। और ये एग एपरेटस भी बहुत सारा लार्ज सेंट्रल सेल होता है, इसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस होते हैं। चलो अब एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 3.5 4 पेज हैं इसमें। चलो
पिस्टिल के अंदर होता है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, ये 2n, ये 2n, ये n। गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। गाइनोशियम में होती हैं तो सिंगल पिस्टिल, मतलब एक बस ये स्ट्रक्चर, या ऐसी बहुत सारी। जब सिंगल होती है तो मोनोकार्पेलरी, जब बहुत सारी होती हैं तो मल्टीकार्पेलरी। मल्टीकार्पेलरी में अब ये जो बहुत सारी हैं तो ये एक साथ होंगी फ्यूज सिनकार्पस, या अलग अलग होंगी फ्री होंगी तो एपोकार्पस। हर पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पॉलन ग्रेन आएगा, स्टाइल वो एलोंगेटेड पार्ट, और बेसल बल्ज पार्ट इज ओवरी। ओवरी के अंदर एक स्पेस होती है, ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल, प्लेसेंटा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि जिसकी प्लेसेंटेशन हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ी थी। अब ये नीट के कुछ PYQs हैं, लेट्स स्टडी देम। ये देख, ये है एक एग्जाम्पल। ये वैसे हिबिस्कस का प्लांट है, ठीक है। ये हो गया हिबिस्कस का ना, डाइसेक्टेड हिबिस्कस प्लांट अगर प्लांट, ठीक है। अब ये एग्जांपल है पेपेवर की, ये सिनकार्पस है, ये फ्यूज्ड है। पेपेवर में भी ऐसा होता है, मस्टर्ड में भी ऐसा होता है, टमाटो में भी ऐसा होता है। तो पेपेवर, मस्टर्ड और टमाटो ये सिनकार्पस होते हैं। एपोकार्पस में एग्जांपल है आपके पास रोज़, लोटस, मिशालिया, ये एक दूसरे से पूरे के पूरे फ्री हैं। ये प्लेसेंटा है जो कि ओव्यूल की वॉल के साथ चिपकेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके साथ कौन जुड़ा है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का ये वाला पार्ट माइक्रोपाइलर, ये वाला रीजन हाइलम, ये इनर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट, ये आपका न्यूसेलस, ये वाले सेल, और ये एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है, बाकी सब इसमें 2n है, ठीक है। एनाट्रोपस कंडीशन मतलब उल्टा। ओव्यूल ये आगे जाके क्या बनाता है? सीड। 80% फैमिली में एक्सेप्ट कैप्सेला, ये नहीं पता मुझे, चलो ये देखते हैं। और पेपेवर और ये एनाट्रोपस ये हो गया। प्लेसेंटा जो है, अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया। प्लेसेंटा से जुड़ा कौन होता है? ओव्यूल जुड़ा होता है। प्लेसेंटा है ना, उसको फ्यूनिकल से कौन जोड़ता है? ओव्यूल, ठीक है। कितने ओव्यूल हैं ये सब में अलग अलग वेरी करता है, लेकिन अगर वीट है, पैडी है, मैंगो है तो एक ओव्यूल होगा। पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड होंगे तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब एक ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है वो बेसिकली प्लेसेंटा से जुड़ा होता है बाय फ्यूनिकल, फिर उसके नीचे होता है हाइलम, फिर हाइलम इन दोनों के जंक्शन को जोड़ता है। फिर इसमें प्रोटेक्टिव 2 लेयर होती हैं इंटेगुमेंट की। इंटेगुमेंट इंसर्कल करती है न्यूसेलस को, सिर्फ एक छोटी सी ओपनिंग को छोड़ के, जो माइक्रोपाइलर होती है। माइक्रोपाइलर के बिल्कुल अपोजिट होती है क्लाजेलेंट, जो बेस को रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो इनक्लोज्ड हैं इसमें बहुत सारे न्यूसेलस के पैरेन्काइमेटस के सेल होते हैं, उसमें बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल होता है। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होती है? इसमें मेगास्पोर बनता है, कहाँ से बनता है? ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट सिंगल सेल फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड ऑफ न्यूसेलस। 2n ये हमने समझ लिया था उसमें, ये हो गया फंक्शनल। अब ये देखो, ये हमारे पास 2 वो बन गए थे पहली माइटोसिस के बाद, 2 वो इसमें हुई सेकंड माइटोसिस, और ये हुई थर्ड माइटोसिस। अब इस थर्ड माइटोसिस के बाद नीचे ये क्लाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। यहाँ बन गए 3 एंटीपोडल सेल, ये 2 पोलर न्यूक्लिया, ये सिनर्जिड जिसमें फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये एक एग। ये अब इसको उल्टा कर दिया, ये फिलीफॉर्म एपरेटस, ये सिनर्जिड, ये आपका एग, ये पोलर न्यूक्लिया, और ये एंटीपोडल सेल। मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट होते हैं इसमें मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होता है, और बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। ये जो फंक्शनल है ये आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाता है, और इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। न्यूसेलस को की प्लॉइडी क्या है? 2n। मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी है 2n।